अस्सलामु अलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। रीड विद अक्सा में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ हासिल जिस्त बाय वजीहा महमूद का सेकंड एपिसोड लेकर। तो चलते हैं एपिसोड की जानिब। हासिल जिस्त आस्कलम वजीहा महमूद, दूसरी किस्त। हकीकत के आईने में हर शख्स को मजबूर देखा है, बेगुनाहों को अक्सर गम में चूर देखा है। वही लोग थे दुनिया जिनके कदमों में मिली, दुनिया में जिनको दुनिया से दूर देखा है। जिस दौर में मिल जाए बादशाह दरवेश को, उस वक्त मैंने वक्त का गुरूर देखा है। हर रोज़ देता है सबक मौत का सबको, सूरज ने क़यामत का मंजर ज़रूर देखा है। हसरत जब जागती है दिल में दीदार की, खुद में तड़पता हुआ दूर देखा है। दिल बैठ सा जाता है जवाल के डर से, जिस घड़ी मैंने अपना अबूर देखा है। रात का अंधेरा हर सू फैल चुका था, सर्दियों की रातें थीं, तमाम लोग अपने घरों में मौजूद थे कि अचानक बादल आपस में मिलना शुरू हुए और फिर ज़मीन पर बारिश की पहली बूंद गिरी। और देखते ही देखते एक बूंद से शुरू होने वाली बारिश तूफ़ानी बारिश का रूप इख्तियार कर गई। ज़मीन पर मौजूद मिट्टी कीचड़ का रूप धारने लगी। तेज़ बारिश के साथ गरज चमक का सिलसिला भी शुरू हो गया था। इस पहर कब्रिस्तान में मुकम्मल तारीकी का राज था। बारिश की बूंदें कब्रों की मिट्टी पर गिरती जज़ब होने लगी कि अचानक एक बार फिर बादल गरजे। आसमान लम्हे भर को रोशन हुआ और एक दरख्त के नीचे दो कब्रों के करीब किसी वजूद का गुमान हुआ। आसमान फिर तारीक हुआ, दोबारा बिजली चमकी, बादल गरजे और आसमान दोबारा रोशन हुआ तो मालूम हुआ कि वो वजूद गुमान नहीं हकीकत है। दो कब्रों के दरमियान मौजूद वो वजूद सियाह रंग के कपड़ों में मलबूस इस सियाह रात का हिस्सा मालूम होता था। वह वजूद इस वक्त बिलक बिलक कर रो रहा था। बारिश की बूंदें उसके चेहरे समेत पूरे वजूद को भिगो चुकी थीं। उसके आंसू बारिश के कतरों का हिस्सा बन चुके थे। वो कभी एक कब्र पर हाथ फेरता तो कभी दूसरी कब्र पर। वह इन दोनों कब्रों की मिट्टी को अपने सीने में लगाता फूट फूट कर रो रहा था। उस पर बरसती बारिश, सर्द रात, चमकती बिजली कोई असर मरतब न कर रहे थे। चीज से बेनियाज आवाज रो रहा था। उसके हर आंसू में तकलीफ थी, अफसोस था, मलाल था, दर्द था, पछतावा था। वो अपने हाथों से अपनी सूजी हुई आंखों को मसलता दोनों कब्रों के कुतबों की जानिब बढ़ गया और बारी बारी रोते हुए उन कुतबों पर लिखे नामों को चूमने लगा। रोते रोते उसकी हिचकियां बन गई थीं। वो कुतबों को चूमता दोबारा कब्रों की जानिब आया और दाएं जानिब मौजूद कब्र के साथ लपट गया। वो मुसलसल जारो कतार रो रहा था। अगर कोई उसे आज इस हाल में देख लेता तो वो कभी अपनी आंखों पर यकीन न कर पाता। जिंदगी ने इस वजूद को आसमान से ज़मीन पर बड़ी शिद्दत से लपटका था। एकदम वो खांसने लगा। खांसते हुए उसके मुंह से माया बहने लगा। उसने कांपते हुए हाथों से अपनी कुर्ते की जेब से रुमाल निकालकर वो माया साफ किया था। उसे मालूम था कि वो माया कुछ और नहीं बल्कि खून है। रुमाल से अपना मुंह साफ करते उसने रुमाल को दोबारा अपने कुर्ते की जेब में डाल दिया था। उसके हाथ की ऊपरी जिल्द बुरी तरह से झुलसी हुई थी। ये उसके मामूल में शामिल था। पिछले 2 माह से हर रात वो यहीं इस कब्रिस्तान में गुजारता था और सूरज की तुलू होने से पहले ही वापस चला जाता। यहाँ आकर उसके लब मुकम्मल तौर पर सिल जाते। सिर्फ आंखों को इजाज़त होती थी कि वो आंसू बहाकर गुजरे हुए वक्त पर मातम कर सके। मगर आज की रात में कुछ मुख्तलिफ था। आज की रात पिछले तमाम रातों से ज़्यादा तारीख और तवील थी। और तारीख रातों के बाद शुरू होने वाले दिन भी अक्सर उन रातों की ज़ेर असर तारीख ही हुआ करते हैं। और बिलाशुबा ये रात बहुत तारीख थी, बहुत तारीख। खामोशी का दौर अभी तक कायम था। यूनिवर्सिटी से आकर अहमद साहब बिल्कुल खामोश हो चुके थे। उन्होंने न सिर्फ सबरीना बल्कि सकीना बेगम को भी मुखातिब न किया था। इसी असना में शाम हो गई थी और रात के खाने के वक्त आन पहुंचा था। खाने के टेबल पर अहमद साहब का इंतज़ार था, जबकि सबरीना और सकीना बेगम अपनी जगह संभाल चुकी थी। चंद लम्हे बाद अहमद साहब भी आ गए और खाने का आगाज़ किया गया। सकीना बेगम को अहमद साहब की खामोशी परेशान कर रही थी। उन्होंने सबरीना से भी पूछा था मगर उसने लाइल्मी का इजहार किया था। इसीलिए अभी खाने के टेबल पर उन्होंने अहमद साहब को ही मुखातिब किया। अहमद साहब, क्या हुआ है आपको? मैं दोपहर से देख रही हूँ, आप बहुत खामोश नज़र आ रहे हैं। सब खैरियत तो है? वो परेशान लहजे में गोया हुई। कुछ खास नहीं, बस हकीकत खुलकर सामने आ गई है। अपने सामने पड़े गिलास में पानी डालते उन्होंने इत्मीनान भरे अंदाज में कहा, मगर सबरीना उनके कहे गए अल्फाज में मौजूद सर्दपन को महसूस कर सकती थी। कैसी हकीकत? सकीना बेगम ने दोबारा पूछा। अपनी बेटी से पूछो कि कौन है वो फैज़ी। वो बात को इधर उधर घुमाए बगैर सीधा मुद्दे पर आए थे। सबरीना को बेइख्तियार खांसी आई थी। उसने पास पड़े गिलास को मुँह से लगा लिया। कौन फैज़ी? सकीना बेगम शदीद उलझन का शिकार थी। ये तो हमें सबरीना बताएगी। इस बार अहमद साहब सीधा सबरीना की जानिब देखते बोले, जो अपने हवास बहाल करने में मसरूफ़ थी। मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है।
वो बमुश्किल अल्फाज अदा कर पाई। वो तो हम भी जानते हैं, हमें वो बताओ जो हम नहीं जानते। अहमद साहब सख्त लहजे में बोले। वो बाप थे, सबरीना का अंदाज, फैसी की नज़र, वो हर शय भाप चुके थे। वो सबरीना के अल्फाज ख़त्म हो चुके थे। वो क्या सबरीना, जो बात है मुझे सच सच बताओ। इस बार उनकी आवाज़ कदरे बुलंद थी। सकीना बेगम तो हक तक दोनों बाप बेटी की बातें सुन रही थी। वो मुझसे शादी करना चाहता है। सबरीना ने एक ही सांस में अपनी बात मुकम्मल कर दी और फ़ौरन अपनी नज़रें झुकाकर सामने पड़ी प्लेट को देखने लगी थी। चंद लम्हे खामोशी की नज़र हुए थे। जब कोई भी आवाज़ न आई तो सबरीना ने सर उठाकर सामने देखा, जहाँ दोनों आंखों में हैरानी और अफसोस के मिले जुले तासुरात लिए दोनों उसी जानिब देख रहे थे। और तुम क्या चाहती हो? अहमद साहब की आवाज़ में कोई तासुर ना था। सबरीना खामोश रही। सबरीना, मैंने कुछ पूछा है। वो दोबारा बुलंद आवाज़ में बोले। मैं भी यही चाहती हूँ। सबरीना के इस इकरार से अहमद साहब के दिल में मौजूद एक आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ गई। अपनी औलाद पर क्या गया भरोसा, मान, एतमाद किरची किरची हो गया। वो फ़ौरन अपनी जगह छोड़ते हुए अपने कमरे की जानिब चले गए। सबरीना में इतनी हिम्मत ना थी कि वह उन्हें आवाज़ देकर रोक सकती, जबकि सकीना बेगम तो हैरत की तस्वीर बनी हुई थी। अम्मी, सबरीना ने उन्हें मुखातिब किया। उन्होंने अपना हाथ हवा में बुलंद करते हुए उसे खामोश रहने का कहा था। अफसोस और दुख भरी निगाहों से उसे देखते हुए वो भी टेबल छोड़कर उस जानिब चली गई थी जहाँ कुछ देर पहले अहमद साहब गए थे। जबकि टेबल पर बैठी सबरीना ने टेबल पर पड़े खाने की जानिब देखा, जिसका एक लुक़मा भी नहीं लिया गया था। वह इतने शादीद रद्द अमल की तवक्को नहीं रखती थी, मगर उसे अभी ये मालूम ना था कि ये महज आगाज़ है। दोपहर 2 बजे का वक्त था। सूरज अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा था। दरख्तों के पत्ते बिल्कुल साकित थे। सिद्दीकी हाउस के बालाई मंजिल का एक कमरा इस वक्त मुकम्मल रोशन था। खिड़की से छनकर आती सूरज की रोशनी ने पूरे कमरे को मुकम्मल रोशन कर रखा था। इस कमरे में 2 बिस्तर मौजूद थे। एक बिस्तर की दाईं जानिब एक अलमारी रखी गई थी। उस बिस्तर पर इस वक्त आबरू मौजूद थी। कमरे की दीवारों पर हल्के आसमानी रंग का पेंट किया गया था, जबकि दूसरे बिस्तर की एक जानिब एक बड़ा सा टेबल रखा गया था, जिस पर खूबसूरती से पेंटिंग का सामान सजाया गया था। और टेबल के एन ऊपर एक तस्वीर लगाई गई थी, जिसमें साहिल समंदर पर डूबते हुए सूरज के मंजर को बहुत खूबसूरती और नफासत से पेंट किया गया था। आबरू इस वक्त अपने बिस्तर पर बैठी कुरान पाक की तिलावत में मसरूफ़ थी। आज उसने सालिया बेगम को हॉस्पिटल ले कर जाना था, जिसकी वजह से उसने आज यूनिवर्सिटी से ऑफ लिया था। हॉस्पिटल से आकर सालिया बेगम को दवाई देकर सुला दिया था। हरम और रुतबा की स्कूल से वापसी का वक्त होने वाला था, इसीलिए इस वक्त किचन में मौजूद उनके लिए खाना बना रही थी। आबरू ने कुरान मजीद की तिलावत के बाद उसे एक सब्ज रंग के खूबसूरत गिलाफ में रख दिया था और कुरान मजीद को बोसा देते हुए उठ खड़ी हुई थी। ये कुरान मजीद आबरू के लिए बहुत ख़ास था। उसकी 18वें सालगिरह पर हयात साहब ने उसे तोहफे में दिया था। अब जब भी वो इस कुरान पाक को देखती थी, बीते लम्हे फिर से ताज़ा होने लगते। इंसान इस दुनिया से चला जाता है, मगर इससे वाबस्ता चीज़ें हमेशा हमारे पास रहती हैं, जो हमें हर लम्हा हर पल उस इंसान की याद दिलाती हैं। कुरान मजीद को अलमारी में रखते वह सामने पड़े टेबल की जानिब आ गई और वहाँ पड़ा अपना सुरमई रंग का बैग उठाकर उसे अपने बिस्तर पर रखा था। अपने चेहरे के गिर्द लपेटा हुआ दुपट्टा खोलकर बदन के गिर्द डालते वो खुद भी बिस्तर पर बैठ गई। उसके कंधों से एक बालिश नीचे आते हुए उसके बाल अभी गीले थे। वो कुछ देर पहले ही नहाई थी। उसके बाल छोटे जरूर थे, मगर बहुत घने थे। उसके बाल बिल्कुल उसकी आंखों जैसे थे, सियाह, पुरकशिश और चमकदार। वह उस वक्त सियाह रंग के कुर्ता शलवार में मौजूद थी। उसने कानों में सोने के छोटे छोटे टॉप्स पहन रखे थे। आबरू के सामने पड़े बैग के जिप को खोलते एक गहरी सांस ली, जैसे अपने आप को किसी चीज़ के लिए तैयार कर रही हो। बैग खोलते ही सबसे ऊपर एक हरे रंग की थैली मौजूद थी। आबरू ने वो थैली बाहर निकाल कर उसे खोला। उसमें सालिया बेगम की दवाइयाँ मौजूद थी। उसने एक नज़र तमाम दवाइयों पर डाली और फिर थैली को गिरा लगाकर एक साइड पर रख दिया था। वो बैग को खोले उसमें से कोई चीज़ मुसलसल ढूंढ रही थी। कुछ देर बाद उसकी तलाश खत्म हुई और उसने एक दरमियानी साइज़ का लेडीज़ वॉलेट निकाला। उसकी जिप खोलकर उसने उसमें मौजूद सारे पैसे निकाले और उन्हें गिनने लगी। वो कुल 30,000 थे और आज महीने की पहली तारीख थी। ये 30,000 उन सब का पूरे महीने का खर्चा था। उसके चेहरे पर मायूसी छाने लगी। पिछले 7 माह से यही चलता आ रहा था। एक एक रुपया खर्च करते वक्त उन्हें बहुत बार सोचना पड़ता। हर माह पैसों के लिए साइमा ताई के आगे हाथ फैलाने पड़ते, जिस पर पहले वो हकारत से भरे हद तक आमेज जुमले कहकर उनकी इज्जत नफ्स को कुचल देती और फिर भीख की तरह उनके हाथ में चंद पैसे रख दिए जाते।
बाप का साया सर पर मौजूद होने से कोई आपकी जानिब आंख उठाकर देखते हुए भी 100 बार सोचता है, और जब इंसान इस साए से महरूम हो जाए और जमाने की तपती धूप के नीचे आकर खड़ा हो जाता है, तो वही लोग आपको चील कौवों की मानिंद खाने को झपटते हैं। उसने पैसे दोबारा वॉलेट में डाल दिया और उसे वापस अपने बैग में रखकर उसकी जिप बंद करते हुए उठ खड़ी हुई थी। बैग को वापस उसकी जगह पर रखते हुए वो कमरे से बाहर आ गई, जहाँ उसे हरम चारपाई पर बैठी दिखाई थी। वो सर झुकाए न जाने क्या सोच रही थी। आबरू उससे चंद कदम फासले पर खड़ी थी कि अचानक हरम ने अपना चेहरा उठाकर उसकी जानिब देखा। वो रो रही थी। उसकी सूजी हुई आंखें बहुत देर से रोने की चुगली खा रही थी। वो रात को सिर्फ 2 घंटे सो पाई थी। रोज़ की तरह यूनिवर्सिटी के लिए तैयार होकर वो लॉन्च में आई। वो कल के वाक़ये के बाद आज छुट्टी कर लेती अगर एनुअल एग्ज़ाम करीब ना होते। वो इस वक्त हल्के सब्ज रंग के कपड़ों में मलबूस थी। बालों का रबसा जूड़ा बना रखा था, जबकि नींद पूरी न होने की बात उसकी आंखों में सुर्खी नुमाया थी। लॉन्च में उसका इस्तकबाल खामोशी ने किया था। उसने चारों अतराफ निगाहें दौड़ाई। सब बिल्कुल रात जैसा था। एक चीज़ भी अपनी जगह से इधर से उधर न हुई थी। उसने टेबल की जानिब कदम बढ़ाए तो उसे आज का अखबार पड़ा नजर आया था। रोज़ाना उसके यूनिवर्सिटी जाते वक्त अहमद साहब यहीं टेबल पर मौजूद रोज़ का अखबार पढ़ते, खबरों पर तबसरा करते थे, और आज वो अखबार सामने पड़ा था। यकीनन अहमद साहब अपने कमरे में ही मौजूद थे। वो अखबार पर आखिरी निगाह डालते बाहर की जानिब बढ़ गई थी, जहाँ सकीना बेगम पौधों को पानी दे रही थी। अपने करीब आहट को महसूस करते हुए उन्होंने नज़र उठाकर उसकी जानिब देखा। सबरीना उनकी नज़रों का तासुर समझने में नाकाम रही। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, सकीना बेगम आखिरी पौधों को पानी देकर उसके पास से गुजरती अंदर की जानिब चली गई थी। सबरीना के लिए ये सब इंतहाई गैर मुतवक्का था। वो शदीद परेशानी के आलम में वहाँ अकेली खड़ी थी। आज तक ऐसा ना हुआ था कि सकीना बेगम उसे नाश्ते के बगैर यूनिवर्सिटी जाने देगी, मगर आज तो वो उसे मुखातिब भी नहीं कर रही थी। सबरीना ने अपनी कलाई पर बंधी हुई घड़ी देखी थी। उसे काफ़ी देर हो चुकी थी। आज प्रोफेसर नासिर को असाइनमेंट जमा करवाना था। उसने एक नज़र पीछे मुड़कर देखा, जहाँ सकीना बेगम गुलदान पर पड़ी हुई धूल साफ कर रही थी। उसने वापसी पर उन दोनों से बात करने का इरादा किया और कदम उठाती हुई गेट को अबूर करती गई। पीछे सकीना बेगम मुसलसल उसे ही नोट कर रही थी। गेट बंद होने की आवाज़ पर उन्होंने नजरें उठाकर एक मलामती निगाह गेट पर डाली। हरम, हरम क्या हुआ है, क्यों रो रही हो? उसे रोता देखकर आबरू भागकर उसके करीब आई और उसको अपने साथ लगाते हुए पूछने लगी थी, जिसके जवाब में हरम बस आंसू बहा रही थी। हरम, मुझे बताओ क्या हुआ है? आबरू ने अपना सवाल दोहराया। मैं अब स्कूल नहीं जाऊंगी, जिसके जवाब में हरम की रुंधी हुई आवाज़ उसे सुनाई दी थी। क्यों, क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा है क्या? अब वो हरम का रुख अपनी जानी मोड़े उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लिए उससे पूछ रही थी। वशमा। वो वशमा का नाम लेती फिर से रोने लगी। कुछ कहा है वशमा ने, बताओ मुझे। आबरू उसके कंधों से बैग उतारती बोली, जिस पर हरम ने कोई जवाब ना दिया था। आबरू उसका बैग उतार कर साइड पर रखती अपने टेबल पर पड़े जग से गिलास में पानी डालने लगी। पानी का गिलास भरकर उसने हरम के मुंह से लगाया। ये लो पानी पियो, शाबाश, रोना बंद करो। वो उसको पानी पिलाते हुए बोली। अब मुझे बताओ क्या कहा है वशमा ने? पानी का गिलास खाली करके टेबल पर रखते हुए आबरू पूछने लगी। वो कहती है कि हम लोग हर चीज़ उनसे मांगते हैं, उनके घर में रहते हैं। वो लम्हे भर को रुकी। उसने मेरी सब दोस्तों को बताया कि मैं उसके कपड़े पहनती हूँ, उसके इस्तेमाल किए हुए चीज़ें बाद में वो मुझे दे देती है। और हरम के आंसू एक बार फिर बहने लगे, जबकि आबरू अब खामोश व साकित नज़रों से उसे देख रही थी। और हम हर वक्त उनसे पैसे मांगते रहते हैं। आप ही मेरी सारी दोस्तें मेरा मजाक उड़ाती हैं। आबरू उसको चुप करवाने के लिए अल्फाज तलाश कर रही थी। ये बैग भी वशमा का है, मुझे नहीं पहनना ये। उसने रोते हुए पीछे पड़ा हुआ बैग उठाकर ज़मीन पर फेंका, जिसकी आवाज़ पर किचन में मौजूद इस्बा भागती हुई बाहर आई थी। क्या हुआ आबरू? उसने ज़मीन पर पड़ा बैग उठाकर उन दोनों की जानिब आते हुए पूछा। हरम का चेहरा आबरू की तरफ जबकि पुष्ट इस्बा की जानिब थी, इसलिए वो हरम का चेहरा नहीं देख पाई। कुछ नहीं इस्बा, तुम अम्मी का ख्याल रखना, मैं अभी आती हूँ। आओ हरम। वो हरम का हाथ थामे दरवाज़ा अबूर करती हुई सीढ़ियों की जानिब बढ़ने लगी, जहाँ उसे सामने से आती हुई रुतबा दिखाई दी थी। वो रुतबा को एक नज़र देखते हरम को साथ दिए सीढ़ियाँ उतरती नीचे चली गई। रुतबा ने दरवाजे में खड़ी हुई इस्बा से अपने आईब्रो को उचकाते हुए पूछा कि क्या हुआ है, जिस पर इस्बा ने कंधे उचकाते हुए ला इल्मी का इजहार किया। आबरू जैसे ही लॉन्च में दाखिल हुई
तो उसे सामने सोफे पर स्कूल यूनिफॉर्म में मौजूद वशमा और पास खड़ी सायमा ताई नजर आई। तुम इस वक्त यहाँ, खैर तो है? सायमा ताई जो वशमा का स्कूल बैग पकड़े खड़ी थी उसको देखते हुए पूछने लगी, जबकि सोफे पर मौजूद पुरसुकून से अंदाज में बैठी वशमा जूस का घूंट घूंट हलक में उतार रही थी। ताईजान, मुझे वशमा से बात करनी है। आबरू ने वशमा पर एक गुस्सेली निगाह डालते हुए कहा। अभी वो थकी हुई आई है स्कूल से, शाम को आना, अभी जाओ। सायमा ताई ने बेजारी से कहा। ताईजान, आप वशमा से पूछें ये स्कूल में हरम की दोस्तों से क्या बात करती है, उन्हें हरम के बारे में क्या क्या बोलती रहती है। आबरू सायमा ताई का रवैया नज़रअंदाज करते हुए बोली। ऐसा क्या कह दिया है वशमा ने जो तुम यूं लड़ने पहुंच गई हो? वो नखावत से बोलती हुई बैग को वापस सोफे पर रख चुकी थी। उनकी इस बात पर आबरू ने हरम की बताई हुई तमाम बातें उन्हें बताई। तो इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है? झूठ थोड़ी ना कहा है वशमा ने, जो कहा है सच कहा है। ये बात कहकर सायमा ताई ने वशमा की माँ होने का सबूत दिया था। तो ताईजान, हमें यहाँ लाने वाले आप ही लोग हैं। हमारा घर आप लोगों ने ही बिकवाया था और अब हमें थोड़े से पैसे देकर आप हम पर एहसान नहीं कर रहे। हमारे घर को बेचने के बाद उसकी सारी रकम आप ही लोगों के पास आई है। आबरू तमाम लिहाज बालाए ताक रखती हुई बोली। वो तुम्हारे झोपड़ी नुमा घर, कीमत क्या थी उसकी? और तुम लोगों को आए हुए यहाँ इतने महीने हो चुके हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी तुम्हें, और तुम लोग हमारे टुकड़ों पर पलकर हमें ही आंखें दिखा रहे हो। सायमा ताई के लहजे में हकारत ही हकारत थी। और अगर तुम्हें इतनी ही तकलीफ है बीबी तो जाओ कमाओ खुद और जान छोड़ो हमारी। वो हद तक आमेज लहजे में बोली। फिक्र मत करे ताईजान, एक दिन आपकी एक एक पाई को वापस ना लौटाई तो मेरा नाम भी आबरू नहीं। वो मजीद एक लम्हा वहाँ नहीं रुकी, क्योंकि बातों से आज तक ना कोई कुछ कर सका है ना वो कर सकती थी। उसे इन बातों का जवाब अपने अमल से देना था, और अमल के सही वक्त के लिए उसे अभी इंतज़ार करना था, एक तवील इंतज़ार। अब क्या होगा फैज़ी? वो मुसलसल आंसू बहाते हुए बोल रही थी। उसके आंसू उसके रुखसार को मुकम्मल तौर पर भिगो चुके थे। यूनिवर्सिटी पहुंचते ही वो सीधा फैज़ी के पास आई थी और सारा मामला उसके गोशे गुजार किया, जिस पर फैज़ी मुसलसल खामोश बैठा उसकी बात सुन रहा था। तुम पहले रोना बंद करो सबरीना, रोने से ये मामला हल तो नहीं हो जाएगा। उसे मुसलसल रोता देखकर वो बोला। मगर फैज़ी, वो एक बार फिर रोने लगी। सबरीना, मेरी बात सुनो, पहले रोना बंद करो, फिर हम मिलकर इस मामले का हल ढूंढते हैं। वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहा था, मगर इस वक्त सबरीना को चुप करवाना ज़रूरी था। फैज़ी तुम अपने घर वालों से बात करो, सबरीना ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा। कौन सी बात? फैज़ी ने चौंक कर कहा। यही कि हमारी शादी की बात, सबरीना ने उसकी जानिब देखते हुए कहा। सबरीना, क्या हो गया है, कैसी बातें कर रही हो? फैज़ी लहजे में हैरानी लिए बोला। फैज़ी, मेरी बात मान लो, इस मसले का हल यही है कि तुम अपने घर वालों से बात करो। सबरीना के लहजे में परेशानी ही परेशानी थी, रो रो कर उसकी नाक सुर्ख हो चुकी थी। सबरीना, ये अभी नामुमकिन है। उसके लहजे में इस बार कोई तासुर था जो सबरीना समझने से कासिर थी। क्यों नामुमकिन है? सबरीना ने सवाल किया। सबरीना, देखो, मैं कैसे एकदम जाकर उन्हें ये सब बता सकता हूँ? वो मुतफक्किर अंदाज में बोला। क्यों नहीं बता सकते? सबरीना ने दोबारा सवाल किया। सबरीना, अभी मेरी डिग्री मुकम्मल नहीं हुई, मेरे पास कोई नौकरी नहीं है, मैं खुद अपनी ज़रूरियात के लिए अपने घर वालों का मोहताज हूँ, मैं कैसे? क्या मतलब है इस बात का फैज़ी? यानी तुम अपने घर वालों को हमारे मुतालिक हर मामले से लाइल्म रखना चाहते हो? सबरीना उसकी बात सख्ती से काटते हुए बोली। मैंने ऐसा कब कहा सबरीना? मेरा मतलब सिर्फ ये है कि अभी मुनासिब वक्त नहीं। एक बार मेरी डिग्री मुकम्मल हो जाए, मैं अपने पाँव पर खड़ा हो जाऊँ, फिर मैं खुद उनसे बात करूँगा। मगर फैज़ी, उसकी आंखें एक बार फिर आंसू से भीगने लगी थी। तुम फिक्र मत करो सबरीना, मैं हूँ ना, मैं कुछ करता हूँ, तुम परेशान मत हो। वो उसको दोबारा से रोने की तैयारी पकड़ते हुए देखकर बोला। मगर फैज़ी, अब वो मुझसे बात नहीं कर रहे, अम्मी मेरी तरफ देख भी नहीं रही। वो दोबारा रोने लगी थी। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, वक्ती गुस्सा है, आखिर तुम उनकी इकलौती औलाद हो, कब तक तुमसे नाराज़ रह सकते हैं वो उसको तसल्ली देता हुआ बोला। आज तुम घर जाकर उनसे फिर बात करो, मैं भी कोशिश करता हूँ कोई हाल ढूंढने की। वो दोबारा बोला, जिसकी जवाब में सबरीना ने महज अस्बात में सर हिलाया। फैज़ी ने पास पड़ी बोतल से गिलास में पानी डालकर गिलास सबरीना की जानिब बढ़ाया, जिसे देखते सबरीना ने नज़र उठाकर फैज़ी की जानिब देखा, जिसकी भूरी आंखें इस वक्त उसे तसल्ली और दिलासा दे रही थी। सबरीना ने हाथ बढ़ाकर गिलास पकड़ा और अपने लबों से लगा लिया। सबरीना की परेशानी कुछ हद तक कम हुई थी, मगर वह इस बात से लाइल्म थी, असल इम्तिहान तो अभी शुरू होने वाला था। सायमा ताई और उसके दरमियान आज होने वाली सारी तल्ख कलामी सिर्फ वो और हरम जानते थे। वो इस वक्त हरम के साथ मौजूद थी, जो उसके सामने लेटी सो रही थी। सबके पूछने पर उसने सिर्फ इतना बताया था कि हरम और वशमा के स्कूल का कोई मामला था
और वो उस सारे मामले को देख चुकी है। उसने हरम की सूजी हुई आंखों को देखा। उसका दिल एक बार फिर दुखा था। वो अपनी बहन के लिए कुछ ना कर सकी थी। हरम को देखकर उसे बेशुमार सोचों ने आ घेरा था। हरम का अभी बचपन था और वो बाप की शफकत से महरूम हो गई थी। वो हमेशा सोचती थी कि बचपन की ये महरूमियाँ कहीं उसकी शख्सियत को मुतासिर न कर दें, मगर आज ये एहसास पुख्ता हो गया था कि ये महरूमियाँ उसकी शख्सियत को खोखला कर देंगी। वो बेबस थी। वो लाख चाहने के बावजूद भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसके हाथ मजबूरियों के अनदेखी रस्सियों से बंधे थे। सायमाताई से उसे किसी किस्म की कोई उम्मीद भी ना थी, मगर वो कुछ हद तक ताया जान की लापरवाही पर हैरान हुई थी। मगर अब आहिस्ता आहिस्ता उसको इन सब चीज़ों की आदत होने लगी थी। हर बार घर पर किसी मेहमान के आने पर इन बहनों में से किसी को बुलवाया जाता था, ताकि दूसरों को बताया जा सके कि वो यतीमों की कफालत कर रहे हैं। उनके वजूद का इस्तेमाल अपनी बढ़ाई बयान करने के लिए किया जाता। सालेह बेगम उसे अक्सर ये कहती थी कि उनके पास उसके अलावा और कोई हल नहीं है। वो हमेशा इनकार करती थी, मगर आज उसके दिल के किसी कोने में ये एहसास जागा था कि उनके पास हकीकतन इसके अलावा कोई हल ना था। उसे वापसी पर काफ़ी देर हो गई थी। घर में दाखिल होते ही उसकी समातों से कुछ आवाज़ें टकराईं और कुछ कदम आगे बढ़ती तो मालूम हुआ कि ये आवाज़ अहमद साहब के बहुत करीबी दोस्त फुरकान साहब की है। दिल में शुक्र अदा किया कि अब अहमद साहब का मूड कुछ बेहतर हो जाएगा। वो खुशगवार अंदाज में घर में दाखिल हुई थी। लॉन्च में दाखिल होते ही वो अपना बैग रखते ड्राइंग रूम की जानिब बढ़ने लगी थी कि सकीना बेगम उसके पास आई। सबरीना, वो उनकी आवाज़ पर पलटी जो उसके पीछे खड़ी थी। जी अम्मी। वो खुश थी कि बिल आखिर सकीना बेगम ने अपनी चुप तोड़ी। तुम्हारे कमरे में तुम्हारा एक जोड़ा रखकर आई हूँ, जाकर फ्रेश होकर आओ। वो उसे कहते लम्हे भर को भी न रुकी थी कि वो जवाब में कुछ कह पाती। सबरीना उनकी बात पर अमल करती कमरे में चली गई और तकरीबन 20 मिनट बाद वो गुलाबी रंग की फ्रॉक के साथ सिया ट्राउज़र पहने, सिया दुपट्टा गले में डाले लाउंज में आई। उसने बालों को खुला छोड़ रखा था। उसको आता देखकर सकीना बेगम, जो चाय के साथ लवाजमात तैयार कर रही थी, उसकी जानिब आई। मैं चाय तैयार कर रही हूँ, तुम लेकर जाना। वो उसे कहती वापस किचन में चली गई। सबरीना को कुछ अजीब महसूस हुआ। दिमाग ने खतरे की घंटी बजाई, मगर वो सब नज़रअंदाज करती किचन की जानिब चल पड़ी थी। कुछ देर बाद वो चाय की ट्रे लिए ड्राइंग रूम में दाखिल हुई और सबको सलाम करते सकीना बेगम के साथ वाली कुर्सी पर बैठने लगी थी कि रुकैया बेगम, फुरकान साहब की अहलिया बोल पड़ी। अरे सबरीना बेटा, यहाँ मेरे पास आकर बैठो। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उनके पास आकर बैठ गई। भाई साहब, मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ आपके इस फैसले से। वो मुस्कुराते हुए बोल रही थी। कैसा फैसला? सबरीना के दिल में सवाल पैदा हुआ। हमारी तो शुरू से ख्वाहिश थी कि सबरीना हमारे हुज़ैफा की दुल्हन बने। वो खुशी से सरोशार लहजे में कहते सबरीना के सर पर बम फोड़ गई। सबरीना ने चौंक कर पहले अहमद साहब की जानिब देखा, जो सबरीना की तरफ मुतवज्जा न थे। फिर दूर बैठी हुई सकीना बेगम की जानिब देखा, जो उसे ही देख रही थी और नज़रों ही नज़रों में खामोश रहने की तंबी कर रही थी। आज आपकी बात सुनकर मेरे दिल का तो अरमान पूरा हो गया। वो सबरीना का हाथ अपने दोनों हाथों के दरमियान लेती हुई बोली। सबरीना तो बस हक तक उनकी सब बातें सुन रही थी। उसके तो वहम गुमान में भी ना था कि सुबह की खामोशी इस तूफान की आमद की खबर दे रही थी। हम सबरीना को अपनी बहू नहीं बल्कि अपनी बेटी बनाकर लेकर जाएंगे, इस बार फुरकान साहब बोले। सबरीना का सब जवाब दे गया। वह नरमी से अपना हाथ रुकैया बेगम से छुड़ाती माजरत करती ड्राइंग रूम से बाहर की जानिब चली गई। लगता है शर्मा गई है। रुकैया बेगम ने सामने पड़े प्लेट से एक समोसे अपनी प्लेट में रखते हुए कहा था, जिसके जवाब में सकीना बेगम बमुश्किल मुस्कुराई। भाई साहब, आप भी लेना। सकीना बेगम ने सबरीना की हरकत की जानिब से उनका ध्यान हटाते हुए कहा। जी भाभी। वो मुस्कुराते हुए सामने पड़ी प्लेट में से एक बिस्किट उठाने लगे। मेरा ख्याल है फुरकान, हमें मंगनी के बजाय शादी की ही तारीख तय करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे तो देखे भाले हैं, फिर देर क्यों की जाए। अहमद साहब फुरकान साहब को मुखातिब करते हुए बोले। बिल्कुल। वो लम्हे भर कुड़के। क्यों ना हम इस महीने के आखिरी तारीखें रख लें, क्योंकि हुज़ैफा अगले माह दुबई वापस चला जाएगा। अगर शादी हो जाएगी तो वो सबरीना के कागजात भी बआसानी बनवा लेगा। वो अहमद साहब से पूछने लगे। मुझे कोई एतराज़ नहीं। अहमद साहब जवाबन मुस्कुरा कर बोले। बहुत बहुत मुबारक हो भाभी। रुकैया बेगम अपनी जगह से उठती सकीना बेगम के पास जाकर उन्हें गले लगाते हुए बोली। मैं मिठाई लेकर आती हूँ। सकीना बेगम उनसे अलग होते हुए किचन की जानिब चली गई, जहाँ लाउंज से गुजरते उनकी निगाह सबरीना के कमरे के बंद दरवाजे पर पड़ी। वह अफसोस से नफ़ी में सर हिलाते हुए किचन की जानिब चली गई। लाशारी विला इस वक्त सूरज की रोशनी में चमक रहा था। सफ़ेद पत्थर पर पड़ती रोशनी की किरणें इसे मज़ीद पुरकशिश बना रही थी। गेट के सामने रखी कुर्सी पर इस वक्त गुलखान बैठा ओंग रहा था।
कब उसकी आंख लगी उसे मालूम न हो सका। कुछ देर बाद एक सफ़ेद चमचमाती गाड़ी बिल्कुल उसके सामने आ खड़ी हुई थी। उसकी नींद इतनी गहरी हो गई थी कि वो उस गाड़ी की आवाज़ पर भी नहीं जगा। गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर मौजूद ड्राइवर गाड़ी से उतरा और जल्दी से गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलते ही गाड़ी में मौजूद फ़ाइका लाशारी बाहर आई थी। वह इस वक्त हल्के और गहरे नीले रंग के इम्तिज़ाज की साड़ी में मौजूद थी। बालों को जूड़े में कैद कर रखा था, जबकि कानों में सोने का खूबसूरत और कीमती आवेज़े पहन रखे थे। एक हाथ में सफ़ेद रंग का खूबसूरत और नफीस क्लच थाम रखा था। चेहरे को मेकअप से सजा रखा था। वो इस वक्त अपनी दोस्त के घर से आ रही थी। दोपहर का 1 बजने को था। सामने सोए हुए गुल खान पर नज़र पड़ते ही उन्होंने ड्राइवर से उसे जगाने को कहा। ड्राइवर हुक्म मिलते ही जाकर गुल खान को जगाने लगा, जो न जाने इस तपती धूप में कैसे इतनी गहरी नींद सो रहा था कि अचानक ड्राइवर के ज़ोर से हिलाने पर वो हड़बड़ाकर उठ बैठा और ड्राइवर पर नज़र पड़ने से पहले उसकी नज़र सामने खड़ी फ़ाइका लाशारी पर पड़ी और उन्हें देखते ही उसकी नींद कोसों मील दूर भाग गई थी। वो जल्दी जल्दी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ, जबकि ड्राइवर उसे जागता देखकर खुद गाड़ी की जानी बढ़ गया। सलाम बेबी जी, वो मौतबाना अंदाज में आंखें मसलता हुआ बोला। वालेकुम अस्सलाम गुल खान, मुझे बता दिया होता मैं तुम्हारे लिए यहाँ बिस्तर लगवा देती। यूँ कुर्सी पर सोना बहुत मुश्किल होता होगा। फ़ाइका बेगम तंजिया अंदाज में बोली। नहीं बीबी जी, वो बस पता नहीं चला कैसे कब आँख लग गई। गुल खान रंगे हाथों पकड़ा गया था, इसलिए अब झूठ बोलने का कोई फ़ायदा ना था। सो सर झुकाए सच बोलने लगा। कोई बात नहीं, आँख लगाने की ही तो तनख्वाह मिलती है तुम्हें। फ़ाइका बेगम ये बोलते एक कदम आगे आई। नहीं बीबी जी, माफ़ कर दें, गलती हो गई, आइंदा नहीं होगा। गुल खान का सर मसीह झुक गया। फिक्र मत करो, जब इस बार तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह नहीं मिलेगी ना, तो दोबारा तुमसे ये गलती होगी भी नहीं। फ़ाइका बेगम सख्त लहजे में कहते हुए अंदर की जानिब बढ़ गई। उनकी बात पर गुल खान का झुका हुआ सर एकदम उठा और वह तेज़ी से फ़ाइका बेगम के पीछे भागा। बीबी जी माफ़ कर दें बीबी जी, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी, कभी नहीं होगी। गुल खान अब हाथ जोड़े उनके साथ साथ चल रहा था। अगर तुमने एक कदम भी और बढ़ाया गुल खान, तो सज़ा कम नहीं होगी बल्कि मज़ीद इजाफा हो जाएगा। वो गुस्से से चिल्लाई। उनकी आवाज़ लाउंज में मौजूद साबरा और कुर्सियाँ तक भी पहुंच गई थी, जो मज़े से बातों में मसरूफ़ थी। फ़ाइका बेगम की आवाज़ सुनते ही फ़ौरन अपनी जगह छोड़कर उठ खड़ी हुई थी। फ़ाइका लाशारी तेज़ तेज़ कदम बढ़ाती हुई लाउंज में दाखिल हुई। सामने साबरा और कुर्सियाँ हाथ बांधे खड़ी नजर आई। सलाम बेबी जी, दोनों ने एक साथ सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। साबरा, मेरे लिए फ़ौरन फ्रेश जूस लेकर आओ। वो सलाम का जवाब देते साथ साबरा को जूस का कहती हुई लाउंज में पड़े सोफे की तरफ बढ़ने लगी। कुर्सियाँ तो मेरे पास आओ। कुर्सियाँ जो साबरा के साथ किचन में जाने लगी थी, फ़ाइका बेगम की आवाज़ सुनते ही उनकी जानिब आई। जी बीबी जी। वो सोफे पर बैठी फ़ाइका बेगम के पास हाथ बांधे खड़ी थी। खाना तैयार हो गया? उन्होंने अपने ग्लास खोलते मसरूफ़ से अंदाज में सवाल पूछा। जी बीबी जी, खाना तैयार है। और कमरों की सफाई? दोबारा सवाल पूछा। जी। इस बार कुर्सिया की आवाज़ सुनते ही उन्होंने उसकी जानिब देखा। क्या जी वो जी लगा रखा है? कमरों की सफाई हुई या नहीं? वो गुस्से से बोल रही थी। बीबी जी, सिर्फ शहरियार साहब का कमरा रह गया है, बाकी सब की सफाई हो गई। कुर्सियाँ धीमी आवाज़ में बोली। क्या मतलब? आधा घंटा रह गया है शहरी के आने में और उसका कमरा अभी तक साफ़ नहीं हुआ? सुबह 8 बजे से क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ, फ़ौरन दफ़ा हो जाओ यहाँ से और 10 मिनट में कमरा साफ़ करके वापस पहुँचो। फ़ाइका बेगम गुस्से से चिल्ला रही थी। उनकी आवाज़ इस कदर बुलंद थी कि कुर्सियाँ काँप कर रह गई और फ़ौरन वहाँ से चली गई। आने दो आज फैयाज को, देखना तुम सबका क्या हश्र करवाती हूँ। औकात भूल गए हो सब अपनी। फ़ाइका लाशारी हद तक आमेज लहजे में बोली। कुर्सिया के जाते ही उन्होंने क्लच से अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और एक नंबर डायल करने लगी। दूसरी जानिब से कॉल मुसलसल मशरूफ़ आ रही थी। 5 मिनट तक बार बार मिलाकर वो झुंझला गई और मैसेज टाइप करने लगी। इतनी देर में साबरा जूस लेकर आ गई। बेबी जी जूस। उसके हाथ से जूस का ग्लास लेते फ़ाइका बेगम ने अपना मोबाइल एक जानिब रख दिया कि अचानक उनकी नज़र साइड से गुजरती कुर्सिया पर पड़ी, जो हाथ में सिगरेट की खाली डिब्बियाँ और एशे लेकर जा रही थी। इधर आओ कुर्सिया। उन्होंने जूस का ग्लास मुंह को लगाते हुए उसे बुलाया। फ़ाइका बेगम की आवाज़ सुनते ही वो उनके पास आ गई। तुमने शाहजैन का कमरा भी साफ़ नहीं किया था? उसके करीब आते ही वो पूछने लगी। नहीं बेबी जी, वो तो मैंने सबसे पहले साफ़ कर दिया था। कुर्सिया वजाहत देती हुई बोली। तो फिर ये सब कहाँ से ले आ रही हो? वो उसके हाथ में मौजूद सिगरेट की खाली डब्बियों और एशे की जानिब इशारा करते हुए बोली। जी ये तो शहरियार साहब के कमरे से लाई हूँ। कुर्सिया की बात सुनते ही फ़ाइका लाशारी ने चौंक कर उसकी जानिब देखा था। क्या कहा तुमने? वो दोबारा पूछने लगी, गोया उन्होंने सुनने में कोई गलती तो नहीं हुई। जी बीबी जी, ये शहरियार साहब के कमरे से लाई हूँ।
कुर्सिया ने अपनी बात दोहराई और अपनी आवाज़ ज़रा ऊंची रखी ताकि इस बार फ़ायका लाशारी को सुनने में दुश्वारी न हो। ये सब तुम शहरी के कमरे से ला रही हो? उन्हें अभी तक यकीन नहीं आया था। कुर्सिया ने बोलने की बजाय अस्बात में सर हिलाया। उनकी बात की तस्दीक की। फ़ायका लाशारी शदीद शौक में थी। उनका छोटा बेटा जो अभी सिर्फ 9th क्लास में था सिगरेट नोशी करने लगा था। उनके जहन में मुख्तलिफ सवाल उभरने लगे। आखिर शहरी कब से सिगरेट पी रहा था और उन्हें मालूम क्यों ना हो सका? वो कैसे इतनी बेखबर थी? उनका दिमाग शदीद उलझन का शिकार होने लगा था। उनकी समातों से गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ टकराई जिसे सुनते वो होश में आई। सर के इशारे से पास खड़े कुर्सिया को जाने का इशारा किया और हाथ में पकड़ा ग्लास जिसमें अभी जूस मौजूद था टेबल पर रखती बाहर की जानिब चल पड़ी, क्योंकि वो गाड़ी के हॉर्न से पहचान चुकी थी कि आने वाला कोई और नहीं बल्कि शाहज़ैन लाशारी है। उसने कमरे में पहुंचते ही कमरे का दरवाज़ा बंद किया और अपना दुपट्टा खींचने के अंदाज में गर्दन से अलहदा करते हुए बेड पर पटक दिया। उसे ये उम्मीद हरगिज़ ना थी। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी। वो दोनों हाथों की मुट्ठियाँ भींचते बेड पर बैठी अपना सर नाफी में हिला रही थी। अब्बू मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो खुद से सवाल करती बोली। ये मेरी ज़िंदगी है, मुझे पूरा हक है इसे अपनी मर्ज़ी से गुजारने का। उसके अंदर की ज़िद्दी और सरफरी लड़की बेदार हुई। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी, हरगिज़ नहीं। वो नाफी में सर हिलाते हुए उठी, इधर उधर निगाह दौड़ाती अपने मोबाइल तलाश करने लगी। वो मुसलसल फैज़ी को फ़ोन मिला रही थी मगर उसका फ़ोन मुसलसल बंद आ रहा था। उसने गुस्से से मोबाइल बेड पर पटका। ड्रेसिंग टेबल के सामने जाते अपना आप आईने में देखने लगी। क्या वो इस काबिल थी कि उसके साथ ये सलूक किया जाए? उसने ऐसा क्या किया था जो उसको यूँ सजा दी जा रही थी? वो अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा हक रखती थी। अपनी पसंद नापसंद बताने का उसे पूरा हक था। उसने कोई गलत कदम नहीं उठाया था जो यूँ उसकी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला बगैर उसकी मर्जी जाने कर दिया गया था। ऐसा ना था कि वो हुज़ैफा को नहीं जानती थी या उससे उस रिश्ते पर कोई एतराज़ था। वो हुज़ैफा को बचपन से जानती थी। वो उसका अच्छा दोस्त था। अगर फैज़ी उसकी ज़िंदगी में ना आता तो वो कभी हुज़ैफा से शादी से इनकार नहीं करती। मगर अब मामला मोहब्बत का था। हुज़ैफा उसका दोस्त था, मोहब्बत नहीं। और सबरीना कभी अपनी मोहब्बत का ऐसा अंजाम नहीं चाहती थी। सबरीना ने अपने आंसू साफ किए जो उसकी पलकों की बाढ़ तोड़ते हुए उसके रुखसार भिगो रहे थे। अपना सर उठाकर अपने बाल जूड़े में कैद करते हुए उसने मेहमानों के जाते ही अहमद साहब और सकीना बेगम से दो टोक बात करने का फैसला किया था। सामने का मंजर बहुत खूबसूरत था। शाहज़ैन लाशारी बहुत मोहब्बत से शहरियार लाशारी के बिगड़े हुए बाल संवार कर उसके गाल थपथपा रहा था। मगर यह मंजर फ़ायका लाशारी को खूबसूरत नहीं बदसूरत लग रहा था, क्योंकि उनके दिल व दिमाग पर उस वक्त सिर्फ कुछ देर पहले देखे गए सिगरेट के डब्बे सवार थे। वो सद निगाहों से सामने से आते हुए अपने दोनों जिगर गोशों को देख रही थी। सफ़ेद रंग की शर्ट के साथ नीली जीन्स पहने, बालों को पोनी में बांधे शाहज़ैन लाशारी यूनिफॉर्म में मौजूद शहरियार लाशारी के साथ उनकी जानिब चलता आ रहा था। उसने हाथों में हमेशा की तरह बैंडेज पहन रखी थी। गिरेबान हमेशा की तरह खुला। उसने गर्दन में मर्दाना चेन पहन रखी थी जो शायद नई थी या फ़ायका लाशारी को नई मालूम हो रही थी, क्योंकि उन्होंने ये चेन पहली बार शाहज़ैन लाशारी को पहने देखा था। वो उन्हीं सोचों में गुम थी कि वो दोनों उनके करीब आ गए और शाहज़ैन ने उनके चेहरे के सामने हाथ हिलाया। हेलो मॉम, कहाँ देख रही हो? वो उनको मुसलसल सामने देखकर पूछने लगा। उनकी आवाज़ पर फ़ायका बेगम होश में आई मगर अपनी जगह पर ही खड़ी रही, जबकि दोनों भाई जाकर सोफे पर बैठ गए थे। मॉम आ जाएं, डैड नहीं आया अभी। शाहज़ैन उन्हें मुसलसल वहीं खड़ा देखकर शार्ट से बोला। उसके बाद पर फ़ायका बेगम के गुस्से को मज़ीद हवा मिल गई और वो तेज़ तेज़ कदम उठाती हुई उन दोनों के करीब आईं, जहाँ वो दोनों एक ही सोफे पर बैठे बातों में मसरूफ़ थे। उन्होंने कुत्से की जानिब देखा जो किचन के दरवाजे पर खड़ी उन्हें ही देख रही थी। फ़ायका बेगम ने उसे आंखों से ही इशारा किया, जिस पर वो फ़ौरन सर हिलाती हुई किचन में चली गई और कुछ देर बाद वापस आई तो उसके हाथ में वही सिगरेट के डब्बे मौजूद थे। वो चलती हुई फ़ायका बेगम के करीब आई। शहरी, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। उसको करीब आता हुआ देखकर वो शहरियार को मुखातिब करते हुए बोली। जी मॉम। शहरियार जो शाहज़ैन से बातें करने में मसरूफ़ था, फ़ायका लाशारी की आवाज़ पर उनकी जानिब देखता हुआ बोला, ये क्या है? उन्होंने कुत्सिया के हाथ में मौजूद सिगरेट के डब्बों की जानिब इशारा किया। उनकी आवाज़ में सख्ती थी जिसे पास खड़े मुलाजमीन बआसानी महसूस कर चुके थे। ये सिगरेट है मॉम। वो हंसते हुए शाहज़ैन की जानिब देखता हुआ बोला, जो उसकी बात पर मुस्कुराया था। शहरी, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। मुझे ये तुम्हारे कमरे से मिली है। कोई जवाब है तुम्हारे पास इस बात का? इस बार उनकी आवाज़ बुलंद थी। जी मॉम, ये मेरी ही है।
उनके सवाल पर वो रिटाई का मुजाहरा करता उनको लाजवाब कर गया। वो जो उसे इस गलती का एहसास दिलाकर शर्मिंदा करना चाह रही थी, उसकी रिटाई पर हैरान रह गई। कब से चल रहा है ये सब? वो दोबारा उसको मुखातिब करती बोली, जिसके चेहरे पर शर्मिंदगी तो दूर किसी किस्म की परेशानी का भी कोई अंसर मौजूद न था। मॉम, क्या हो गया है आपको? छोड़ें इस बात को, ये छोटी छोटी बात पर हाइपर मत हुआ करें। इस बार शहरयार के बजाय शाहजैन बोला। छोटी बात? शाहजैन, तुम्हें ये छोटी बात लग रही है? उम्र क्या है अभी इसकी जो ये इस तरह? मॉम, अब मैं छोटा नहीं हूँ, बड़ा हो गया हूँ। क्यों ब्रो? उनकी बात अभी मुकम्मल ना हुई थी कि शहरयार उनकी बात काटता हुआ बोला, यस मॉम, ही इज़ ग्रो अप नाउ। शाहजैन उसकी बात पर मुस्कुराता हुआ बोला, मगर शहरी? मॉम डोंट वरी, कुछ नहीं होता। शहरयार अपनी जगह से उठकर फायका बेगम के करीब आया। बहुत भूख लगी है, आप प्लीज़ खाना लगवा दें, मैं ज़रा फ्रेश हो लूँ। वो उनको कंधे पर हाथ रखता हुआ बोला, ओके ब्रो, सी यू। वो शाहजैन की जानिब मुड़कर हाथ से हिलाते हुए अपने कमरे की जानिब भाग गया। उसके जाते ही शाहजैन अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। अपना मोबाइल निकालते उसने किसी को कॉल मिलाई। कॉल दूसरी जानिब से भी उठा ली गई थी। वो फ़ोन पर किसी से बात करता अपने कमरे की जानिब कदम बढ़ाने लगा। पीछे खड़ी फायका लाशारी बस उन दोनों को देखती ही रह गई। मेहमानों को रुखसत करते ही अहमद साहब और सकीना बेगम वापस अपने कामों में मसरूफ़ हो गए। उनके चेहरे बिल्कुल सर्द थे। उनके चेहरों पर किसी किस्म का कोई तासुर तलाश करने पर भी ना मिलता था। सकीना बेगम बर्तन समेटने लगी, जबकि अहमद साहब अपनी ऐनक उठाते पास पड़ी किताब का मुतालबा करने लगे। अभी पहला सफ़ा ही मुकम्मल हुआ था कि उनकी नज़र सामने से आती सबरीना पर पड़ी, जिसकी आंखें वाज़े तौर पर रोने की चुगली खा रही थी। उनका दिल किसी ने जोर से मुट्ठी में दबाया। वो उनकी इकलौती और लाडली औलाद थी। उसकी आंख में आंसू वो कैसे बर्दाश्त कर सकते थे, मगर इस बार उन्हें अपने आप को मजबूत बनाना था, अपनी औलाद को भटकने से बचाना था। सबरीना उनसे चंद कदम फासले पर आकर रुक गई, मगर खामोश रही। शायद वह उनके मुतवज़्ज़ा होने की मुंतज़िर थी। उसे इस जानिब आता देखकर सकीना बेगम भी उसके पीछे आई थी। अब्बू, मुझे आपसे बात करनी है। काफ़ी देर इंतज़ार करने पर भी जब वह उसकी जानिब मुतवज़्ज़ा ना हुए तो वह ज़ब्त खोती बोली। उसकी आवाज़ पर अहमद साहब ने निगाह उठाकर उसकी जानिब देखा। ये निगाहें उनकी बेटी की निगाह तो ना थी, जिनमें वो हमेशा अपने लिए मोहब्बत, मान, इज्जत व एहतराम देखते आए थे, बल्कि आज इन आँखों में बगावत झलक रही थी। यह आपने क्या किया है अब्बू? वो रुंधी हुई आवाज़ में बोली। क्या किया है मैंने? वो उसकी बात पर किताब बंद करते हुए बोले। ये रिश्ता? वो बेरब्त लहजे में बोली। हमारी बेटी की अब शादी की उम्र हो गई है, वो खुद शादी करना चाहती है, इसलिए हमने उसकी ये ख्वाहिश पूरी की है, बस, और तो कुछ नहीं किया। वो किताब एक जानिब रखते उठ खड़े हुए। अब वो सबरीना के बिल्कुल सामने खड़े थे। अब्बू, आप सब जानते हुए ऐसा कैसे कर सकते हैं? इस बार उसकी आवाज़ में नाराज़गी थी, जैसे कोई बच्चा अपनी ज़िद पूरी ना होने पर नाराज़गी का इजहार करता है। उसकी आंखों से आंसू एक बार फिर बहने लगे। जिस तरह तुम हमारी आंखों में धूल झोंक सकती हो, बिल्कुल उसी तरह। अहमद साहब उसकी आंखों में आंखें डाले एक एक लफ्ज़ चबाकर बोले। मगर अब्बू, आप एक बार। हमने तुमसे तुम्हारी मर्जी नहीं पूछी, फैसला क्या है, और इस फैसले से इनकार की कोई गुंजाइश नहीं। वो सख्त लहजे में उसकी बात काटते हुए बोले। सबरीना की आंखों से बहते आंसू एकदम थम गए थे। उसके चेहरे पर शौक था, हैरानी थी। उसकी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला और इनकार की कोई गुंजाइश नहीं। इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ सोचती, उसकी समातों से अहमद साहब की आवाज़ टकराई। सकीना, इसे समझा देना, अगर ये लास्ट सेमेस्टर के पेपर देना चाहती है तो हमारे फैसले पर रजामंद हो जाए, वरना कल से इसका घर से निकलना मुकम्मल तौर पर बंद। वह ये कहते हुए सबरीना के पास से गुजरे। अभी वो चंद कदम ही चले थे कि उनके कानों से सबरीना के मुंह से निकलने वाले अल्फाज टकराए, जो अल्फाज कम कोड़े ज़्यादा महसूस हो रहे थे। मैं हर किसी की शादी नहीं करूँगी। उसकी आवाज़ में बगावत थी, ज़िद थी, खुदसरी थी। सकीना, इसे कहो खामोश हो जाए, कहीं ये ना हो कि एक माह बाद होने वाला निकाह इस हफ्ते ही तय हो जाए। उसकी बात के जवाब में अहमद साहब बुलंद आवाज़ में बोले। सकीना बेगम खामोश तमाशाई बनी उन दोनों की बातें सुन रही थी। वो अक्सर उन दोनों की गुफ्तगू के दरमियान खामोश तमाशाई ही हुआ करती थी। वो अहमद साहब के इस फैसले से कुछ हद तक इख्तलाफ रखती थी। वो अपने शोहर और बेटी दोनों को ही जानती थी। वो ये जानती थी कि सबरीना को ये ज़िद और अना विरासत में अपने बाप से ही मिली है, और न अहमद साहब खुद झुकना जानते थे, न सबरीना को झुकना सिखाया था। उसके हर ज़िद पूरी करते आज वो उस पर अपना कोई फ़ैसला कैसे सादिर कर सकते थे। वो चाहती थी कि जल्दी में कोई गलत कदम उठाने के बजाय वो सब्र व तहम्मुल से इस मामले को देखें, सबरीना को एतमाद में लें,
उसे समझाए, मगर अहमद साहब को ये बात गवारा ना थी। दूसरी जानिब सबरीना बचपन से अपनी हर बात मनवाती आई थी, जिसकी हर ख्वाहिश पूरी की जाती थी, चाहे वो सही हो या गलत, उसे पूरा किया जाता। हर शय जो उसे पसंद आ जाए वह उसे आसानी से हासिल हो जाती थी। आज अपनी इस जिद को पूरे न होने पर हैरान व परेशान थी, क्योंकि हर बार जो जिद पूरी करता था आज वही उसके खिलाफ था। जिद और अना की एक जंग थी। ना बाप झुकना चाहता था, ना बेटी पीछे हटना चाहती थी। अहमद साहब की बात सुनते ही सकीना बेगम सबरीना के करीब आई और उसके सामने आकर उसे खामोश हो जाने का इशारा किया, जबकि अहमद साहब अपनी बात कहकर रुके नहीं थे। सबरीना ने नजर उठाकर सकीना बेगम को देखा और नफी में सर हिलाते अपने कमरे की जानिब भाग गई। सकीना बेगम के पास अल्फाज ना थे। वो समझाते तो कैसे समझाती और किसे समझाती। एक गलती सबरीना ने की थी और एक गलती अहमद साहब करने जा रहे थे, और दोनों किसी की बात सुनने को तैयार ना थे। वो थके हुए अंदाज में पीछे पड़े सोफे पर बैठ गई और खिड़की से नजर आने वाले सूरज को देखने लगी, जो कुछ ही देर में गुरूब होने वाला था। दिन ढलने वाला था। आसमान पर हल्की हल्की सुर्खी छा रही थी। सर्दियों की आमद थी। दिन छोटे और रातें लंबी हो चुकी थी। वो इस वक्त एक रिक्शे में सवार थी। कुछ देर बाद वो रिक्शा उसके मुतालबा मंजिल के सामने जाकर रुका। रिक्शे के रुकते ही वो नीचे उतरी। अपना सुरमई बैग खोलते हुए उसमें से पैसे निकालने लगी। उसके पास सिर्फ वापसी का किराया था। उसने रिक्शे वाले को किराया अदा किया और फिर दूसरी जानिब मुड़ते हुए अपनी मुतालबा मंजिल को देखा। उसकी निगाह सामने लगे तख्ते पर पड़ी थी, जिस पर जल्दी हर्फ में कब्रिस्तान लिखा था। उसका दिल एक बार फिर जोर जोर से धड़कने लगा। दिल का दर्द फिर से जागने लगा, मगर अपने आप पर काबू पाते वो कदम उठाती हुई कब्रिस्तान में दाखिल हुई। हर जानिब कब्रें ही कब्रें थी और सब एक ही जैसी थी। किसी को देखकर ये इल्म न होता कि किस कब्र में कोई रईस दफन है और किस कब्र में कोई गरीब। इंसान सारी उम्र दुनियावी आसाइशों और दुनियावी मायारों के पीछे भागता हुआ ये भूल जाता है कि वो खाक है और उसे खाक में ही मिल जाना है। इन कब्रों को देखकर कोई भी ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि किसका घर कितने रकबे पर था, कौन लाहौर के किस इलाके में ताल्लुक़ रखता था, किसकी कितनी ज़मीनें और कितनी जायदादें थीं। मगर हकीकत तो यह है कि अपना अंजाम और असल मालूम होने के बावजूद भी हम दुनिया के रंगीनियों में मुकम्मल तौर पर गुम हैं, ये जानते हुए कि हमारी दौलत, हमारे ओहदे, हमारी जायदादें हमारे किसी काम न आएंगी। हम इसी दुनिया की दौलत और ओहदे के हसूल के लिए जायज़ नाजायज़ में तफरीक करना भूल जाते हैं और हर काम कर गुजरते हैं। एक कब्र के करीब पहुंचकर उसके कदम रुक गए। उस कब्र पर एक छोटा सा कुतबा लगा था, जिस पर सिर्फ एक नाम तहरीर था, हयात सिद्दीकी। उसकी आंखें भरने लगी। वो लाख जब्त के बावजूद भी अपने आप पर काबू न रख सकी थी और बेआवाज़ रोने लगी। आंसू अब उसका रुखसार भिगो रहे थे। वो हर किसी के सामने नहीं रोती थी। वो मजबूत थी, बहुत मजबूत, मगर हयात साहब के सामने हमेशा वो अपना ज़ब्त खो बैठती थी। वो हयात साहब की लाडली बेटी थी। हयात साहब उसे अपना बेटा कहते थे और उसे अब उनका बेटा बनकर दिखाना था। वो अपना बैग उतारकर एक जानिब रखते नीचे बैठ गई और अपना कांपता हुआ हाथ कब्र की मिट्टी पर फेरने लगी। उसकी आंखों से मुसलसल गर्म सियाल बह रहा था। ज़िंदगी कितनी अजीब शय है जो आपने कभी तसव्वुर भी न किया हो, वो आपके सामने ला खड़ा करती है। अपने अजीज़ तरीन रिश्तों को यूं मनोमट्टी तले दफन देखना कितना तकलीफ दे है, ये सिर्फ वही जानते हैं जिन पर ये गुजरी हो। उसने अपने बैग से पानी की बोतल निकाली और कब्र की मिट्टी को गिला करने लगी। पानी की बोतल को वापस बैग में डालते उसने बैग में मौजूद हरे रंग की थैली उठाई, जिसमें गुलाब की ताज़ा पत्तियां मौजूद थीं। उसने आज यूनिवर्सिटी के लिए दिए गए लंच के पैसों से ये पत्तियां खरीदी थी। थैली खोलते उसने आहिस्ता आहिस्ता वो पत्तियां पूरी कब्र पर डाल दी और फिर दुआ के लिए हाथ उठाए थे। कुछ देर दुआ मांगने के बाद वो आमीन कहती चेहरे पर हाथ फेरती अपना बैग उठाकर उठ खड़ी हुई और एक आखिरी नज़र कब्र पर डालती हुई वापसी के लिए चल पड़ी। वो हर हफ्ते जुमे के दिन यहाँ आती थी और पूरा हफ्ता शिद्दत से इस वक्त की मुंतज़िर रहती। अब उसे वापसी का सफ़र पैदल तय करना था, क्योंकि किराए के पैसे तो वो यहाँ आने पर खर्च कर चुकी थी। वो एक एक कदम उठाती हुई आगे बढ़ रही थी। उसके आंसू भी आहिस्ता आहिस्ता थमने लगे थे। उसके चेहरे पर अब सख्ती छाने लगी थी, ज़माने की ठोकरों की सख्ती। कब्रिस्तान से निकलते वो एक जानिब फुटपाथ पर चलने लगी थी। वो चंद कदम ही आगे बढ़ी थी कि किसी की नज़रों की तपिश अपने आप पर महसूस करते उसने अपनी दाएं जानिब देखा, जहाँ एक नशई खड़ा उसी जानिब देख रहा था। उसकी जानिब से फ़ौरन मुँह फेरते वो तेज़ तेज़ कदम बढ़ाने लगी।
इसी जल्दी में वो उसी नशे के करीब खड़ी बाइक पर मौजूद उस शख्स को न देख पाई थी जिसकी नज़रों की तपिश ने उसे उस जानिब देखने पर मजबूर किया था। उस शख्स की आंखों में चमक थी, शैतानी चमक। ये तुम क्या कह रही हो सबरीना? फैजी एकदम चौंक कर अपनी कुर्सी छोड़ता हुआ उठ खड़ा हुआ था। उसकी आवाज़ इतनी ऊंची थी कि आसपास बैठे स्टूडेंट्स ने मुड़कर उन दोनों की जानिब देखा। फैजी, आहिस्ता बोलो और बैठो, मेरी बात सुनो। सबरीना ने उसे वापस बैठने का कहा। वह उसके सामने रखी हुई कुर्सी पर बैठी थी। मगर सबरीना, फैजी। सबरीना ने फैजी की बात करते दोबारा उसे पुकारा, जिस पर फैजी को ना चाहते हुए भी वापस बैठना पड़ा। मगर सबरीना, ऐसे कैसे हो सकता है? वो तुम्हारी मर्जी के बगैर तुम्हारी शादी कैसे कर सकते हैं? उसके लहजे में अस्तराब और बेचैनी झलक रही थी। इसी वजह से मैंने तुम्हें कहा था कि अपने घर वालों से बात करो। सबरीना बहुत परेशान थी। सबरीना, मेरे हालात तुम्हारे सामने हैं, मैं कैसे? वो बोलते बोलते खामोश हो गया। तो फिर ठीक है फैजी, तुम यहाँ हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहो और वहाँ मेरी शादी। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा। फैजी उसकी बात काटता हुआ बोला। अपने घर वालों से तुम बात कर नहीं सकते। अम्मी अब्बू मेरी एक बात सुनने को तैयार नहीं है। हमारे पास इसके अलावा और कोई हल नहीं है। उसकी आंखों में आंसू झिल बनाने लगे थे। कुछ लम्हे खामोशी की नज़र हुए थे। एक हल है सबरीना, मगर उसमें तुम्हें मेरा साथ देना होगा। फैजी सबरीना की आंखों में देखते हुए बोला। कैसा हल? फैजी की बात पर वो बेसाख्ता बोली। हमें कोर्ट मैरिज करनी होगी। फैजी की बात ने सबरीना को चौंका दिया था। वॉट? ये तुम क्या कह रहे हो फैजी? मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकती, ये बहुत बड़ा फैसला है। वो नफ़ी में सर हिलाते हुए अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। सबरीना, हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। फैजी भी अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। मगर फैजी, ये सरासर गलत है, इससे मामला मज़ीद ख़राब हो जाएंगे। वो अभी तक फैजी की बात से मुत्तफिक ना थी। इसके अलावा और कोई हल नहीं है। क्या तुम्हारे लिए इतना आसान होगा हमारी मोहब्बत को भुलाकर नई ज़िंदगी का आगाज़ करना? सबरीना की आंखों में आंखें डाले वो बोल रहा था। सबरीना खामोश रही। और इस बात की क्या गारंटी है कि मैं अपने घर वालों को तुम्हारे घर भेजूं और तुम्हारे अब्बू उन्हें इनकार नहीं करेंगे? वो एक पल को रुका। सबरीना, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? वो सबरीना से पूछने लगा। नहीं फैजी, ऐसी बात नहीं। सबरीना बेरब्त लहजे में बोली। तो फिर मुझ पर भरोसा रखो। मैं कभी ऐसा मौका नहीं दूंगा कि तुम्हें अपने फैसले पर पछताना पड़े। वो अपने अल्फाज से सबरीना पर जादू कर रहा था। सबरीना की सोचने समझने की तमाम सलाहियतें मफलूज हो रही थी। तुम आज शाम तक का वक्त ले लो, इस बारे में सोचो, मैं तुम्हारे जवाब का मुंतज़िर रहूँगा। वो धीमे लहजे में कहता टेबल पर पड़ी अपनी बाइक की चाबी उठाने लगा। खुदा हाफिज़, वो ये कहता वहाँ से चला गया। पीछे खड़ी सबरीना के दिमाग में उसकी कही गई तमाम बातें गूंज रही थी। उसे फैसला करना था, किसी एक का इंतखाब करना था। अम्मी, अम्मी क्या हुआ आपको? उसके पास लेटे उसके बेटे ने उसे माजी के शिकंजों से आज़ाद करवाया था। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, उसके समाज से मौज़िन की आवाज़ टकराई। उसने बेसख्त सामने लगी घड़ी को देखा जो सुबह के 6 बजा रही थी। आज फिर एक रात माजी की तल्ख यादों की नज़र हो गई थी। अम्मी, आप क्यों रो रही थी? उसका बेटा उसके चेहरे पर अपने नन्हे हाथ फेरता हुआ बोल रहा था। नहीं मेरा बच्चा, मैं रो नहीं रही थी। वो अपने आंसू साफ करते हुए उठ बैठी। आपको कहीं पेन हो रहा है क्या? वो मुतफक्किर लहजे में दोबारा बोला। उसकी इतनी फिक्र पर सबरीना की आंखें फिर से भरने लगी थी। उसने अपने बेटे को अपने साथ लगाया। नहीं मेरा बच्चा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। वो उसको अपने साथ लगाए उसके सर पर हाथ फेरने लगी। वेट, मैं आपके लिए पानी लाता हूँ। वो फ़ौरन सबरीना से अलग होता बेड से नीचे उतरा और बिना जूता पहने किचन की जानिब भागा। सबरीना उसे देखती रह गई। वह उसकी कुल कायनात था, उसका दुनिया में मौजूद वाहिद रिश्ता, और वही उसके जीने की वजह था। वो आज जिंदा थी तो सिर्फ अपने बेटे के लिए। आबरू को घर पहुंचने में काफ़ी देर हो गई थी। उसके दाएं पाँव का जूता बीच रास्ते में टूट गया था, जिसकी वजह से 30 मिनट का रास्ता 1 घंटे में तय हुआ था। घर के सामने पहुंचते ही उसने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला और उसके सामने अम्माद खड़ा दिखाई दिया था। यकीनन दरवाज़ा खोलने वाला वही था। वह एक सरसरी निगाह उस पर डालती दाएं जानिब मौजूद सीढ़ियों की जानिब बढ़ने लगी। अभी उसने दूसरी सीढ़ियों पर कदम रखा ही था कि वो एकदम लड़खड़ाई। उसके पाँव में मौजूद टूटे हुए जूते के 2 हिस्से हो चुके थे। वो बहुत मुश्किल से पूरा रास्ता अपने जूते को घसीटते हुए आई थी। अरे संभल कर! कुछ दूर खड़े हुए अम्माद चेहरे पर तमस्कराना मुस्कुराहट सजाए बोला। आबरू ने एक गुस्से भरी निगाह पहले टूटे हुए जूते पर डाली और फिर वही निगाह उठाकर अम्माद की जानिब देखा, जो इस वक्त स्याह रंग की पैंट शर्ट में मौजूद दोनों हाथ पैंट की जेबों में घुसाए उसके हालत से लुत्फ अंदोज हो रहा था।
आबरू ने अपना टूटा हुआ जूता अपने हाथ में उठाया और तेज तेज सीढ़ियाँ चढ़ने लगी, जबकि पीछे खड़ा अम्माद उसे तब तक देखता रहा जब तक वो उसकी नज़रों से ओझल नहीं हो गई। उसकी नज़रों में चमक थी, शैतानी चमक। आबरू पहले ही बहुत थक चुकी थी, ऊपर से उसकी टूटी हुई चप्पल ने उसे और थका दिया था। वह किस तरह इस जूते को घसीट घसीट कर घर पहुंची थी सिर्फ वही जानती थी। उसके चेहरे पर थकावट वाज़ेह थी, उसका जोर जोर दुख रहा था, ऊपर से भूख से उसका बुरा हाल था। उसने सुबह के नाश्ते के बाद एक लुकमा भी नहीं खाया था। वह एक हाथ में टूटा हुआ जूता लिए आखिरी सीढ़ियाँ अबूर करती आगे बढ़ने लगी। उसे सामने से आता देखकर लाउंज में बैठी इसबा उसकी जानिब आई थी। आबरू ने उसे अपनी जानिब आता देखकर कंधे पर लटका हुआ अपना सुरमई बैग उतारकर उसे पकड़ाया और पास पड़े सोफे पर गिरने के से अंदाज में बैठ गई। अपने हाथ में पकड़ा जूता उसने सोफे की एक जानिब रख दिया था। अस्सलाम वालेकुम, वो मध्यम आवाज़ में बोली। वालेकुम अस्सलाम। जूते को क्या हुआ? सामने चारपाई पर बैठी रुतबा ने मटर के दाने निकालकर प्लेट में डालते हुए पूछा। क्या मतलब क्या हुआ? नजर नहीं आ रहा टूट गया। आबरू गुस्से से बोली। अच्छा, अब इसका गुस्सा मुझ पर तो मत निकालो। रुतबा प्लेट में मटर से एक दाना उठाकर अपने मुंह में डालते हुए बोली थी। इससे पहले कि आबरू उसकी बात का जवाब देती, इसबा ने आबरू को मुखातिब किया। इसे छोड़ो आबरू, ये बताओ आज इतनी देर क्यों हो गई आने में? इसी की वजह से हुई है देर, आबरू ने टूटे हुए जूते की जानिब देखते हुए कहा था। मगर तुम्हें कौन सा पैदल आना था जो जूते के टूट जाने से तुम्हें कोई मसला होता? रुतबा की ज़बान पर फिर खुजली हुई थी। रुतबा की इस बात पर इसबा ने सवाली नज़रों से आबरू की जानिब देखा, जैसे उससे रुतबा के सवाल का जवाब मांग रही हो। वो किराए के पैसे गुम हो गए थे। आबरू ने फ़ौरन बहाना बनाया। गुम हो गए थे? ये खर्च कर दिए। रुतबा ने मटर के दानों से भरी प्लेट को एक जानिब करते हुए तफ्तीशी अंदाज में पूछा। अब इसबा और रुतबा दोनों की नज़रें आबरू पर जमी थी, जो बोलने के लिए अल्फाज तलाश कर रही थी। मैं बता तो रही हूँ, गुम हो गए थे, आबरू सफाई देने वाले अंदाज में बोली और साथ रुतबा को खा जाने वाली नज़रों से देखा। तुम इतनी दूर से पैदल आई हो? इसबा ने एक अहमकाना सवाल दागा। नहीं, हवाई जहाज़ पर आई हूँ। सवाल जवाब ही करती रहोगी या खाने का भी पूछोगी? कसम से इतनी भूख लगी है। आबरू ने पेट पर हाथ रखते हुए दुआई दी थी। वो इस वक्त मौजू तब्दील करना चाहती थी। मैं पानी लेकर आई। आबरू की बात सुनते ही इसबा फ़ौरन किचन की तरफ भागी थी। तुम ना अपने दिमाग को थोड़ा कम इस्तेमाल किया करो, आई समझ? इसबा की जाते ही आबरू रुतबा को मुखातिब करते हुए बोली। इससे पहले कि रुतबा उसकी बात का जवाब देती, रुतबा की नज़र आबरू के पाँव की जानिब गई थी। आबरू, तुम्हारे पाँव से तो खून निकल रहा है। वो फ़ौरन चारपाई से उतरी, उसकी जानिब लपकी। आबरू ने उसकी बात सुनते ही फ़ौरन अपनी गर्दन झुकाकर अपने दायां पाँव देखा, जिसकी एड़ी के करीब से खून निकल रहा था। एड़ी के नीचे की जिल्द एक तरफ से फट चुकी थी और अब उसमें से खून रस रहा था। कुछ नहीं हुआ, छोटा सा जख्म है, ठीक हो जाएगा। रुतबा को अपना पाँव पकड़े देखकर वो फ़ौरन बोली। ये जख्म मुसलसल टूटा जूता घसीटने की वजह से आया था। बीच रास्ते में भी जख्म से खून बह रहा था, मगर फिर जल्दी ही बंद हो गया था। मगर अब शायद वो जख्म दोबारा खुल गया था। छोटा सा जख्म? देखो तो सही कितना खून बह रहा है, और तुम छोटा सा जख्म कह रही हो? रुतबा के चेहरे पर फिक्र ही फिक्र थी। इतने में इसबा किचन से पानी लेकर उनके पास आई थी। आबरू, ये क्या हुआ? वह ग्लास एक तरफ रखती आबरू की जानिब आई। अरे मेरी बात सुनो तुम दोनों, कुछ नहीं हुआ, छोटा सा जख्म है, ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। वो रुतबा के हाथ से अपना पाँव छुड़ाती हुई बोली, जो टिश्यू की मदद से खून रोकने में मसरूफ़ थी। तुम्हें तकलीफ हो रही होगी ना आबरू? इसबा की आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे थे। वो ऐसी ही थी, छोटी छोटी बातों पर फ़ौरन रो देती थी। नहीं हो रही तकलीफ, अब तुम रोना मत प्लीज़, वरना अम्मी भी परेशान हो जाएंगी। वो इसबा को रोने से बाज रखने के लिए बोली, वरना जख्म वाली जगह पर अब उसे शदीद तकलीफ हो रही थी। मगर आबरू, रुतबा उसकी लापरवाही को देखते हुए कुछ कहने ही लगी थी कि आबरू ने उसकी बात काट दी। अगर मगर कुछ नहीं, मैं कह रही हूँ ना कि ये मामूली जख्म है, मैं देख लूँगी। मुझे ये बताओ कि अम्मी और हरम कहाँ हैं? नज़र नहीं आ रही। वो अब टिश्यू की मदद से जख्म साफ कर रही थी, क्योंकि खून अब निकलना बंद हो चुका था। हरम कमरे में अपना होमवर्क कर रही है, रुतबा ने आबरू के सवाल का जवाब दिया। और अम्मी? आबरू ने खून आलू टिश्यू को ज़मीन पर एक जानिब रखते हुए उससे दोबारा पूछा। उनकी तबीयत खराब है, इस बार इसबा धीमी आवाज़ में बोली। इसबा की बात सुनकर आबरू का ग्लास की तरफ बढ़ता हुआ हाथ एक लम्हे के लिए थम गया। उसने सवाली नज़र उठाकर इसबा की जानिब देखा। क्या हुआ है अम्मी को? वो मुतफक्किर लहजे में बोली। बीपी बहुत बढ़ गया था उनका दोपहर में, रुतबा खून आलू टिश्यू इकट्ठे करते हुए बोली। और तुम लोगों ने मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा?
आबरू अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। आबरू तुम बैठो, अब अम्मी ठीक हैं, मैंने उन्हें खाना खिलाकर सुला दिया है। इस बार ने आबरू को कंधों से थामते हुए दोबारा बिठा दिया था। अम्मा ने दवाई ली थी? आबरू ने एक और सवाल पूछा। वो अम्मी की दवाई तो ख़त्म हो गई थी। कब? 1 हफ्ते पहले। इस बार धीमी आवाज़ में हिचकिचाते हुए बोली। मेरे अल्लाह, 1 हफ्ते हो गए दवाई ख़त्म हुए और तुम मुझे अब बता रही हो? आबरू अपने सर पर हाथ रखकर उसकी लापरवाही पर अफसोस करते हुए बोली। तुम्हें बता भी देते तो तुम क्या कर सकती थी? पता तो है कि वो दवाई कितनी महंगी है और हमारे हालात से तो तुम बखूबी वाकिफ़ हो। आबरू की बात का जवाब साले बेगम ने दिया, जो इन तीनों की आवाज़ें सुनकर जाग गई थी और अब आबरू के सामने रखी चारपाई पर बैठ रही थी, जिस पर एक तरफ मटर से भरे हुए प्लेट रखी थी। मगर अम्मी, आपकी सेहत हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहम है, और रही बात हमारे हालात की, तो मैं आज ही ताया जान से बात करूँगी। क्या बात करोगी तुम उनसे? साले बेगम का सवाल फौरी था। ये कि हमारे घर को तो उन्होंने बेच दिया, अब उसकी रकम तो कम अज़ कम हमें दे दें। यूँ रोज़ रोज़ हमें अपनी छोटी छोटी ज़रूरियात के लिए उनके सामने आगे हाथ फैलाना पड़ता है। आबरू के लहजे में कर्व था। उसकी इस बात पर साले बेगम खामोश रहीं, क्योंकि वो जानती थी कि एक एक पाई के लिए उन्हें किस तरह तरसाया जाता था। उन्हीं के पैसे उन्हें भीख की तरह दिए जाते थे, मगर वो ये भी जानती थी कि इसके अलावा और कोई हल मौजूद ना था। कुछ लम्हे खामोशी के नज़र हुए थे। इस खामोशी को इस्बा की आवाज़ ने तोड़ा। आबरू, तुम हाथ मुँह धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। रुतबा, तुम मेरे साथ आओ। वो आबरू को फ्रेश होने का कहते हुए रुतबा को लिए किचन में चली गई थी, जबकि पीछे बैठी आबरू ने तो जैसे उसकी बात सुनी ही ना थी। उसका जहन मुसलसल सोचों के शिकंजे में कैद था। उसे याद था पिछली बार ताई ने उसे पैसे देने के बाद क्या कहा था, भिखारी भी इतनी बार हाथ फैलाए तो उसे शर्म आ जाए। वो अल्फाज उसके कानों में आज भी गूंज रहे थे। अब उसे कुछ और करना होगा। यूं रोज़ रोज़ की जिल्लत और भीख से रिहाई हासिल करनी होगी। उसने सोच लिया था कि इस बार वो सीधा ताया जान से ही बात करेगी। सबरीना इस वक्त किचन में खड़ी थी। उसके बेटे को 3 दिन से बुखार था। उसके पास उसे डॉक्टर को दिखाने के पैसे भी नहीं थे। वो बेबसी की इंतहा पर थी। वो किचन में उसके लिए कुछ खाने को लेने के लिए आई थी। खाली किचन देखकर उसका दिल फट जाने को था। वो हिम्मत करती आगे बढ़ी, सामने लगा कैबिनेट खोलने लगी। कैबिनेट खुलते ही उसे सामने से एक बिस्किट का पैकेट नज़र आया। उसने फ़ौरन बिस्किट निकाल कर शेल्फ पर रख दिया था और पास पड़ी पतीली का ढक्कन उठाया, जिसमें बमुश्किल आधा कप दूध मौजूद था। उसने आगे बढ़कर जल्दी से चूल्हा जलाया और पतीली को चूल्हे पर रख दिया था। अम्मी! उसे अचानक अपने बेटे की नकाहत भरी आवाज़ आई। वो भागते हुए उसके पास गई। उसका बुखार मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर चुका था। अब सबरीना रोने लगी थी। अम्मी, अम्मी, आप रोए मत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान मत हो। अपनी माँ को रोता हुआ देखकर वो मासूम जान उसे दिलासा दे रही थी, जबकि उसकी आवाज़ इतनी मध्यम थी कि बमुश्किल ही सबरीना सुन पा रही थी। सबरीना उसे ठंडे पानी की पट्टियाँ करने लगी। अचानक उसे चूल्हे पर चढ़ा हुआ दूध याद आया। वो भागते हुए किचन में गई थी, जहाँ अब आधा कप दूध भी आधा हो चुका था। उसके पास पैसे न होने के बराबर थे। उसकी ज़िंदगी उसके एक गलत फैसले ने बर्बाद कर डाली थी। काश वो उस वक्त जज्बात में आकर वो फैसला ना करती। वो अपनी बर्बादी की जिम्मेदार कभी अपनी किस्मत को नहीं ठहराती थी, बल्कि उसका कहना था कि उसकी बर्बादी की जिम्मेदार सिर्फ वो खुद है। हम जिंदगी में अक्सर मामलात के बुरे अंजाम पर उसका कसूरवार अपनी किस्मत को ठहराते हैं, जबकि हम ये भूल जाते हैं कि फैसलों का इख्तियार तो हमारे पास ही होता है। वो दूध को कप में उंडेलती हुई बिस्किट का कप उठाए बाहर आई। उसने दोनों चीज़ों को एक तरफ रखते हुए अपने बेटे को उठाया, मगर बार बार हिलाने पर भी जब वो होश में न आया तो सबरीना के हाथ पांव फूलने लगे थे। वह आंसुओं के साथ बआवाज़ रोती हुई उसे उठाने लगी। गलत फैसला तो सबरीना ने किया था, सज़ा की हकदार भी वही थी। ये मासूम जान तो बेकसूर थी, तो फिर वो क्यों इसकी सज़ा में शराकतदार ठहराई जा रही थी? अपने बच्चे को अपने सीने से लगाए रोते हुए वो अपने किए गए गलत फैसले पर पछता रही थी, जिसने उसे दरबदर कर दिया था। काश उसके बस में होता तो वो माजी में जाकर अपना वो फैसला बदल देती, मगर गुजरा वक्त क्या कभी लौट कर आया है? खाना खाकर आबरू ने अपने पाँव के जख्म पर पट्टी बांध ली थी, बल्कि ये कहना सही होगा कि इस्बा और रुतबा ने ज़बरदस्ती पट्टी करवाई थी। वो उस वक्त कमरे में बैठी अपना असाइनमेंट बना रही थी जब उसे पैगाम मिला कि जलाल ताया ने उसे नीचे बुलाया है। उसे हैरानगी हुई थी, और इस हैरत में इजाफा तो उस वक्त हुआ था जब उसे मालूम हुआ कि सिर्फ उसे ही नहीं साले बेगम को भी बुलाया गया है। अब उसकी हैरत में आहिस्ता आहिस्ता परेशानी शामिल होने लगी थी।
उसने सालेह बेगम से कहा था कि वो रहने दे, वो खुद ही जाकर पूछ आती हैं कि क्या बात है, मगर सालेह बेगम के इसरार पर वो उन्हें साथ लिए सीढ़ियाँ उतरती नीचे आ गई। लाउंज में दाखिल होते ही उसे सामने बड़े सोफे पर जलाल ताया और साइमा ताई बैठे हुए नजर आए थे, जबकि साइड पर रखे हुए सोफे पर अशर मौजूद था। जलाल ताया के चेहरे पर इस वक्त सख्त तासुरात थे, वो बरहम नजर आ रहे थे, जबकि साइमा ताई की आंखों में हमेशा की तरह उन्हें देखते ही हकारत दर आई थी, जबकि अशर के तासुरात बिल्कुल नॉर्मल थे। उसने सालेह बेगम के करीब आने पर उनको सलाम किया था। इस सारे मंजर में आबरू की नज़रें जलाल ताया के चेहरे पर थी। उनके चेहरे के तासुरात उसे कुछ गलत होने का अंदिया दे रहे थे। सबको सलाम करते वो सालेह बेगम जलाल ताया के सामने रखे सोफे पर बैठ गई थी। इससे पहले कि जलाल ताया कुछ बोलते, उनके कुर्ते की जेब में मौजूद मोबाइल बजने लगा था। उन्होंने मोबाइल जेब से निकालकर कॉल उठाई और फ़ोन कान से लगा लिया। आबरू ने इधर उधर निगाह दौड़ाई। लॉन्च की थीम गोल्डन रखी गई थी। सोफे, पर्दे लॉन्च में रखा गया, बाकी फर्नीचर भी इसी थीम के मुताबिक मुंतखब किया गया था। उसकी नज़र एकदम साइमा ताई की निगाहों से मिली थी। उनकी आंखों में मौजूद हकारत, नफरत वो हमेशा से देखती आई थी, मगर पिछले कुछ दिनों से उसने इन जज्बों में इजाफा महसूस किया था, जिसकी वजह से वो अनजान थी। मगर वक्त इंसान को अनजान कहाँ रहने देता है, सब तलखियाँ सामने ला खड़ी करता है। जलाल ताया ने कुछ देर बाद फ़ोन पर अपनी बात मुकम्मल करके फ़ोन वापसी अपनी जेब में डाल दिया और अब उनकी नज़र का जाविया सीधा आबरू की जानिब था। आज कहाँ गई थी आबरू? उनके लहजे में सटपन था। मैं यूनिवर्सिटी गई थी, आबरू ने बेखौफ अंदाज में जवाब दिया। उसे मालूम हो चुका था कि उनका अगला सवाल क्या होगा, और ये भी मालूम हो गया था कि उन्हें किस मकसद के तहत बुलाया गया है। यूनिवर्सिटी के बाद कहाँ गई थी? इस बार जलाल ताया की आवाज़ पिछली बार से बुलंद थी। आबरू खामोश रही। भाई साहब, यूनिवर्सिटी के अलावा और कहाँ जाएगी आबरू? इस बार सालेह बेगम ने जवाब दिया। आबरू, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। वह सालेह बेगम की बात को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करते हुए बुलंद आवाज़ में बोले। कब्रिस्तान गई थी। आबरू भी सख्त लहजे में जलाल ताया से नजरें मिलाती हुई बोली। झूठ बोलने का कोई फ़ायदा ना था। क्यों गई थी कब्रिस्तान? जलाल ताया का चेहरा उसकी बेखौफी देखकर गुस्से के मारे सुर्ख पड़ने लगा था। बाबा जान से मिलने? आबरू ने उसी लहजे में भरपूर जवाब दिया। देख रही हो सालिया, किस तरह बेखौफी से जवाब दे रही है ये, बजाय अपनी हरकत पर शर्मिंदा होने के अपने ताया की आंखों में आंखें डालकर बदतमीजी कर रही है। इस बार साइमा ताई ने सालिया बेगम को मुखातिब किया, जो खामोश बैठी थी। इससे पहले कि वह कुछ बोलती, आबरू ने साइमा ताई को मुखातिब किया। मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की ताई जान जिस पर मुझे शर्मिंदा होना पड़े। तुम्हें ये बात मालूम है आबरू कि वो कब्रिस्तान किस सुनसान इलाके में है? तुम्हें वहाँ हरगिज़ नहीं जाना चाहिए था। जलाल ताया बुलंद आवाज़ में गुर्राए थे। और दूसरी बात ये कि ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी थी तुम्हें कब्रिस्तान जाने की? तुम्हें मालूम नहीं है कि औरतें कब्रिस्तान नहीं जाती? आबरू ने बोलने के लिए लब खोले ही थे कि जलाल ताया बुलंद आवाज़ में चिल्लाए थे। अगर तुम्हें कोई उठा लेता, कुछ और हो जाता, मुसीबत तो हमारे गले पड़नी थी ना। तुम्हें ज़रूरत क्या थी वहाँ जाने की? जलाल ताया मुसलसल चिल्ला रहे थे। वैसे भी तुम्हारा बाप मर चुका है, इस बात को जितनी जल्दी तस्लीम कर लो बेहतर है। साइमा ताई ने अपनी जहरीली ज़बान का इस्तेमाल बड़ी खूबसूरती से किया था। और सालिया, तुम इसे समझा नहीं सकती। अगर हमने इसे यूनिवर्सिटी जाने से मना नहीं किया, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ये जहाँ मर्जी जाती फिरे। आज कब्रिस्तान गई है, कल को कहीं और। बस ताई जान। तब से मुसलसल खामोश बैठी आबरू अब उठ खड़ी हुई थी। अगर मैं खामोश हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो जी चाहे बोलती जाए। आबरू सख्त लहजे में बोली। तौबा तौबा, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। देखो तो सही कैसे बदतमीजी कर रही है। साइमा ताई मुंह पर हाथ रखते हुए अफसोस करती हुई कहने लगी थी। ताई जान, मैं पहले भी कह चुकी हूँ और दोबारा कह रही हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिस पर मुझे शर्मिंदा होना पड़े। आबरू का ज़ब्त अब जवाब देने लगा था। ये मालूम होने के बावजूद कि औरतों का कब्रिस्तान जाना जायज़ नहीं, तुम फिर भी वहाँ गई और फिर कह रही हो कि तुमने कुछ गलत नहीं किया। जलाल ताया भी अपनी जगह से उठ खड़े हुए थे। जिनकी कब्रों पर जाने के लिए कोई मर्द मौजूद ना हो, उनकी औरतों का कब्रिस्तान जाना बिल्कुल जायज़ है। आबरू की आवाज़ बहुत बुलंद हो गई थी। वह अपना ज़ब्त खो बैठी थी। जब मरने वाले के पीछे उसकी कब्र पर फातिहा पढ़ने वाला कोई मर्द ना हो, तो उसकी कब्र पर फातिहा पढ़ने औरतों को ही जाना पड़ता है। वह जलाल ताया को मुखातिब करती बुलंद आवाज़ में बोल रही थी। और मर जाने वाले को भूल नहीं जाना चाहिए। जब मरने वाले ने अपनी पूरी ज़िंदगी आपके अशाशियात, ख्वाहिशात, ज़रूरियात का ख्याल रखा हो, तो मरने के बाद हमें भी उसका ख्याल रखना चाहिए। अपनी मसरूफ़ ज़िंदगियों में से कुछ पल निकाल लेने चाहिए
2 घड़ी उनकी कब्र पर फातिहा पढ़ लेनी चाहिए, उनकी बख्शिश मगफिरत के लिए दुआ मांग लेनी चाहिए। ये बात उसने साइमा ताई की जानिब देखते हुए कही थी। और अगर ये सब करना गुनाह है तो हाँ, मैं हूँ गुनहगार, दे दीजिए मुझे सज़ा। वो ये कहते सालिया बेगम की जानिब बढ़ गई थी, जो मुसलसल रो रही थी। और हाँ, मुझे कब्रिस्तान जाने से रोकने की कोशिश मत कीजिएगा। सालिया बेगम को सहारा देकर खड़ा करती हुई एक नज़र ताई और जलाल ताई की जानिब डालती हुई 2 टोक लहजे में बोली। इस वक्त लाउंज में मुकम्मल खामोशी थी। जूतों की ज़मीन से टकराने की मध्यम आवाज़ बआसानी सुनी जा सकती थी। सीढ़ियों पर उसे रुतबा और इसबा खड़ी नजर आई, जिनकी आंखों में आंसू इस बात की गवाह थे कि वो लॉन्च में होने वाली तमाम गुफ्तगू सुन चुकी हैं। अम्मी को ऊपर लेकर चलो, मैं आ रही हूँ। उन दोनों को मुखातिब करते हुए उसने सालिया बेगम का हाथ पकड़कर उनको पहली सीढ़ी पर कदम रखने में मदद दी थी। वो दोनों सालिया बेगम को एहतियात से सीढ़ियाँ चढ़ा रही थीं। आखिर सीढ़ी अबूर करते हुए रुतबा ने एक नज़र दूसरी सीढ़ी पर खड़ी आबरू को देखा, जो खला में एक जानिब एक गैर मरी नुक्ते को देख रही थी। रुतबा को अक्सर उस पर एक पत्थर का गुमान होता। उसे लगता था कि शायद आबरू को किसी किस्म की कोई तकलीफ़ या दर्द महसूस ही नहीं होता, चाहे फिर वो तकलीफ़ जिस्मानी हो या रूहानी, क्योंकि इंसान के अंदर इतना ज़ब्त नामुमकिन सी बात थी। जबकि पीछे खड़ी आबरू का चीख चीख कर रोने का दिल चाह रहा था। अगर वो खुद रो पड़ती तो बाकियों के आंसू कौन साफ करता। उसे अपने बाबा का बेटा बनकर दिखाना था। उसे मजबूत बनना था, बहुत मजबूत। उसने तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो उसे अपने दाएं पाँव की एड़ी में नमी का एहसास हुआ था। उसने गर्दन झुकाकर नीचे देखा। सफ़ेद पट्टी मुकम्मल सुर्ख हो चुकी थी। खून अब फिर से बहने लगा था। जख्म एक बार फिर ताज़ा हो गया था। मरहम रखने के बावजूद भी जख्म से खून रसने लगा था, क्योंकि जख्म को एक बार फिर कुरेदा गया था। बहुत सख्ती से, सफाकी से वो वापस गर्दन ऊपर उठाती हुई सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। हर सीढ़ी पर खून के धब्बे नमूदार हो रहे थे, सुर्ख धब्बे। वो इस वक्त हॉस्पिटल के कॉरिडोर में मौजूद थी। उसे यहाँ आए 2 घंटे बीत चुके थे। कुछ देर पहले डॉक्टर्स उसके बेटे को अपने साथ ले गए थे और उसे यहाँ इंतज़ार करने को कहा था। इंतज़ार बजाते खुद एक इम्तिहान है और हॉस्पिटल की राहदारी में किया जाने वाला इंतज़ार इस इम्तिहान को मज़ीद जानलेवा बना देता है। वो अपने सामने मौजूद बंद दरवाजे को देख रही थी, जहाँ से कुछ देर पहले उसके बेटे को ले जाया गया था। रो रो कर अब उसके आंसू भी खुश्क हो चुके थे। वो उस दरवाजे को देखते हुए एक बार फिर माजी की तारीकियों में गुम होने लगी थी। उसे याद था उस दिन फैजी से मुलाकात के बाद जब वो यूनिवर्सिटी से घर आई थी तो शाम के 6 बज चुके थे। सबरीना यूनिवर्सिटी से आकर सीधा अपने कमरे में बंद हो गई थी। उसका दिमाग मौफ हो रहा था। वो शदीद कश्मकश का शिकार थी। उसे इंतखाब करना था किसी एक का। उसे फैसला करना था अपनी ज़िंदगी का, मगर वो ये भूल रही थी कि बाज़ फैसले सिर्फ आपकी ज़िंदगी से मुंसलिक नहीं होते। उन फैसलों से और बहुत सी ज़िंदगियाँ जुड़ी होती हैं। बस फैसले का इख्तियार किसी एक को दे दिया जाता है। वो 2 घंटे से मुसलसल एक ही बात सोच रही थी, मगर 2 घंटे बाद भी जब वो किसी फैसले पर ना पहुंच पाई तो शिकस्ता कदमों से चलती हुई दरवाज़ा खोलकर बाहर लाउंज में आ गई, जहां सकीना बेगम फ़ोन पर किसी से बात में मसरूफ़ थी। उसे अपनी जानिब आता देखकर उन्होंने अलविदाई कलामात अदा करते हुए फ़ोन बंद करके सामने पड़े टेबल पर रख दिया। इधर आओ मेरे पास। उसे अपने सामने वाले सोफे पर बैठता देखकर वो बोली। सकीना बेगम की आवाज़ पर उसने उनकी जानिब देखा। न जाने क्यों उसकी आंखें भरने लगी थी। वो सोफे पर उनके करीब आकर बैठ गई। सकीना बेगम ने उसके चेहरे का जायज़ा लिया था। सिर्फ 3 दिनों में उसका क्या हाल हो गया था। आंखों के गिर्द हल्के, नींद पूरी न होने के बाद सुर्ख पड़ती आंखें, पीला पड़ता रंग। वो उन्हें पिछले दिनों से बहुत ज़्यादा कमज़ोर लगी थी। वो माँ थी। उसे अपने साथ लगाते उसके बाल सहलाने लगी। खाना खाओगी? लगाऊं? वो मोहब्बत भरे लहजे में बोली। भूख नहीं है। सबरीना मध्यम लहजे में बोली। आज लेट हो गई हो यूनिवर्सिटी से, खैरियत? उसका जवाब सुनकर वो मौजू बदलती बोली। जी, वो एक एक्स्ट्रा क्लास थी इसलिए। सबरीना ने अपनी कमीज़ के दामन पर बने डिज़ाइन में मौजूद फूल पर उंगली फेरते हुए जवाब दिया था। सही। आज रुकैया भाभी आई थी। सकीना बेगम की बात पर सबरीना का हाथ थम गया। तुम्हें शॉपिंग के लिए साथ ले जाना चाह रही थी। काफ़ी इंतज़ार किया उन्होंने। मैंने तुम्हें कॉल भी की थी, मगर तुम्हारा मोबाइल बंद आ रहा था, इसलिए मैंने उन्हें कल का कह दिया है। तुम कल यूनिवर्सिटी से छुट्टी कर लो। उसे मुसलसल खामोश देखकर वो बोलने लगी। मैं नहीं जाऊंगी उनके साथ। सबरीना उनसे अलग होते हुए बोली। मगर बेटा क्यों? सकीना बेगम ने उसकी जानिब देखते हुए कहा। आप अच्छी तरह जानती हैं अम्मी कि क्यों। सबरीना भी जवाबन उनकी आंखों में देखते हुए बोली थी।
सबरीना जिद मत करो, सकीना बेगम उसे समझाने लगी। जिद मैं नहीं, आप लोग कर रहे हैं। सबरीना अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। क्या बुराई है हुज़ैफा में जो तुम यूँ इनकार कर रही हो? इस पर सकीना बेगम भी सख्ती से बोली। यही तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ अम्मी कि फैज़ी में क्या बुराई है जो आप लोग एक बार उससे मिलना भी नहीं चाहते? सबरीना दुबद्दु जवाब दे रही थी। सकीना बेगम खामोश हो गई थी। उनके पास हकीकतन उसकी बात का कोई जवाब ना था। मैं आपको बताऊं असल मसला क्या है? उन्हें खामोश देखकर सबरीना खोखली हंसी हंसते हुए बोली, जिस पर सकीना बेगम ने उसकी जानिब देखा। असल मसला ये है कि अब्बू की अना को ये बात गवारा नहीं है कि मैं उनकी बेटी अपनी ज़िंदगी का कोई फैसला अपनी मर्जी से करूं। वो सांस लेने को रुकी। सबरीना, सकीना बेगम अपनी जगह से उठती हुई बोली। नहीं अम्मी, मुझे बोलने दें। वो उनके हाथ के इशारे से रोकते हुए फिर से बोलने लगी थी। इसलिए अपनी अना को तस्कीन पहुँचाने के लिए वो। सबरीना! इससे पहले कि वो मज़ीद बोलती, अहमद साहब की गरजदार आवाज़ उसके कानों से टकराई थी। अहमद साहब सबरीना के पीछे खड़े थे, इसलिए वो कब से यहाँ मौजूद थे उसे मालूम ना था। उनकी आवाज़ पर वो पलटी नहीं थी। अहमद साहब चलते हुए उसके सामने आए। सबरीना ने उनके चेहरे को देखा जो गुस्से की शिद्दत से सुर्ख पड़ रहा था। इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए, मेरी नज़रों के सामने से चली जाओ, वो गुस्से से चिल्लाए थे। मगर अब्बू, वो कुछ बोलने ही लगी थी कि अहमद साहब दोबारा बोले, एक लफ्ज़ और नहीं। उनकी आवाज़ बुलंद और लहजे में सख्ती थी। इससे पहले कि सबरीना कुछ बोलती, सकीना बेगम उसके पास आई और उसे अपने साथ लिए कमरे में ले जाने लगी थी। अभी वो दोनों कमरे के दरवाजे पर ही पहुंचे थे कि उनकी समातों से अहमद साहब की आवाज़ दोबारा टकराई। और कल से अगर तुमने इस घर से एक कदम भी बाहर निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अहमद साहब की आवाज़ पर सबरीना ने तेज़ी से दरवाजे का लॉक खोला और जल्दी से अंदर दाखिल होते हुए दरवाज़ा बंद कर दिया था, जबकि दरवाजे के बाहर खड़ी सकीना बेगम की परेशानी में अब मज़ीद इजाफा होने लगा था, क्योंकि आज सबरीना के कहे गए अल्फाज उन्हें कुछ बहुत गलत होने का अंदिया दे रहे थे। रात के 2 बज चुके थे। हर सू तारीकी ही तारीकी थी। सिद्दीकी हाउस पर भी इस वक्त तवील रात का पहरा था। बलाई मंजिल के एक कमरे में मुकम्मल अंधेरा था। कमरे में 2 बिस्तर मौजूद थे। एक पर इसबा अपने लिहाफ में दुबकी हुई सो रही थी। उसके चेहरे पर आंसुओं के मिटे मिटे निशान मौजूद थे। यकीनन वो चंद घंटे पहले पेश आने वाले वाक़ये का नतीजा थे। जबकि दूसरा बिस्तर खाली था। लिहाफ भी एक जानिब रखा था। वो आबरू का बिस्तर था। आबरू इस वक्त ज़मीन पर अपने बिस्तर से टेक लगाए अपनी टांगों को समेटे घुटनों में सर दिए बैठी थी। इसबा के करवट बदलने पर कमरे की खामोशी में अरताश पैदा हुआ। हल्की सी आहट पर आबरू ने घुटनों पर से सर उठाया था। कमरे की खिड़की से छनकर आती चांद की रोशनी में आबरू का चेहरा वाज़ेह नजर आ रहा था। उसका चेहरा मुकम्मल तौर पर आंसू से तर था। वो न जाने कितनी देर से आंसू बहा रही थी। उसकी पुरकशिश आंखें मुसलसल आंसू बहाकर अब थक चुकी थी, मगर दिल का दर्द था कि कम होने के बजाय मज़ीद बढ़ता जा रहा था। हयात साहब के वफ़ात के बाद उसे ये अंदाज़ा हो गया था कि अब ज़िंदगी बहुत कठिन होने वाली है, मगर उसके वहम गुमान में भी ये बात दूर दूर तक ना थी कि उसे अपने ही बाप की कब्र पर जाने की वजाहतें देनी पड़ेंगी। बाबा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे यूँ आपसे महज एक मुलाकात करने के लिए दूसरों से इजाज़त मांगनी पड़ेगी। वो मुसलसल रोते हुए दिल में हयात साहब से मुखातिब थी। उसने अपना सर दोबारा अपने घुटनों में दे दिया था। एक बार फिर उसकी आंखों से गर्म सियाल बहने लगा था। उसे हयात साहब की इंतकाल के बाद अकेले में रोने की आदत हो गई थी। वो पूरा दिन सबके सामने खुद पर खोल चढ़ा कर रखती थी। सबको समेटते समेटते वो खुद रात को बिखर जाती थी और उसे समेटने वाला अब कोई ना था जो उसे हमेशा से समेटता आया था। अब वो मनोमट्टी तले दफन था। अब उसे खुद को समेटना था, अपने घर वालों के लिए, उनका मजबूत सहारा बनने के लिए। उसके पाँव के जख्म पर अब पट्टी का कोई वजूद ना था। शायद जख्म आहिस्ता आहिस्ता भरने लगा था। हर जख्म वक्त के साथ साथ भर जाता है। वक्त का मरहम बड़ा पुरअसरार है, बड़े से बड़े जख्म को भी भर देता है, मगर हर जख्म भरने के बावजूद भी एक निशान छोड़ जाता है जो हमें कभी उस जख्म को भूलने नहीं देता। कमरे का दरवाज़ा बंद करते ही वो काफ़ी देर दरवाजे के साथ लगी अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश करती रही, मगर जब गुस्सा किसी सूरत कम ना हुआ तो वो औंधे मुँह बेड पर जा गिरी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वक्त उसके हाथों से रेत की मानिंद फिसल रहा था और वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। कुछ देर बाद वो बेड से उठी, वॉशरूम गई। अपने चेहरे पर ठंडे पानी की झपके मारते हुए वो मुसलसल सोच रही थी। उसे फैसला करना था, इंतखाब करना था। वो वॉशरूम से बाहर आकर सीधा ड्रेसिंग टेबल के सामने आ गई। ड्रेसिंग टेबल के सामने आते ही उसकी नज़रों का मरकज़
सामने पड़ी दो चीज़ें थीं जिनमें से एक का इंतखाब उसे आज करना था। सामने पड़ी दो चीज़ों में से एक फैज़ी की उस रात दी गई अंगूठी थी जो सबरीना को दिल व जान से अजीज़ थी, और इस अहमियत की वजह भी उस अंगूठी की उस शख्स से वाबस्तगी थी जिसके बगैर अब सबरीना को ज़िंदगी नामुकम्मल महसूस होती थी। जबकि दूसरी चीज़ एक फ़ोटो फ्रेम था जिसमें 4 साला सबरीना अहमद साहब की गोद में बैठी मुस्कुरा रही थी। ये तस्वीर उसने मैट्रिक के बाद फ्रेम करवा कर अपने कमरे में रखवाई थी। इस तस्वीर को देखे बगैर उसका दिन का आगाज़ नहीं होता था। सामने पड़ी दोनों चीज़ें सबरीना की ज़िंदगी के दो अहम हिस्से थे, और आज वो इस मकाम पर खड़ी थी कि उसे किसी एक का इंतखाब करना था। वो दोनों चीज़ों को देखती अब बेबस होने लगी थी। वो इंतखाब नहीं कर पा रही थी, मगर उसे करना था। वो थके हुए अंदाज में वापस बेड पर बैठ गई और अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों से आंसू रवा हो चुके थे। कुछ देर बाद उसने अपनी आंखें खोली और सामने पड़े दोनों चीज़ों को फैसला कुन नज़रों से देखा। अपने दोनों हाथों से अपने आंसू साफ करते हुए वो उठ खड़ी हुई थी और आगे बढ़ते हुए उसने फैज़ी की अंगूठी को उठाया और एक नज़र उस पर डालते अपने ज्वेलरी बॉक्स को खोला और अंगूठी को उसमें डालकर वापस फ्रेम की जानी पलटी और उसे अपने हाथों में उठाते अपने होठों से लगाया। आंखें फिर से भरने लगी थीं। फ्रेम को सलीके से ड्रेसिंग टेबल पर रखते वो वापस बेड पर आकर बैठ गई। वो फैसला कर चुकी थी, अपनी ज़िंदगी का इंतखाब कर चुकी थी किसी एक का। सुबह के 10:30 बजे का वक्त था। मतला अब्र आलूद था। बादलों ने आसमान पर बसेरा कर रखा था। सिद्दीकी हाउस की बालाई मंजिल के एक कमरे में इस वक्त जाए नमाज बिछाए कोई बहुत शिद्दत से दुआएं मांग रहा था। चेहरे के गिर्द नफासत से दुपट्टा लपेटे दोनों आंखों को नीचे उसके लब मुसलसल हिल रहे थे। दोनों हाथों को दुआ के लिए उठाए वो बहुत शिद्दत से दुआ मांग रही थी। वो इस वक्त हल्के गुलाबी रंग के फ्रॉक में मौजूद थी। इसी असना में कमरे में इस बात दाखिल हुई थी और सामने नज़र पड़ते उसने बेइख्तियार ही घड़ी की जानिब देखा। रुतबा, ये कौन सी नमाज़ पढ़ रही हो? वो हैरानी से इस्तफसार करने लगी। जाए नमाज पर बैठी रुतबा ने आंखें खोली। उसकी भूरी आंखों ने इसबा को देखते हुए खामोश रहने का इशारा किया था। उसके नकूश आबरू से बहुत ममासलत रखते थे, बस दोनों की आंखों की रंगत मुख्तलिफ थे। इसबा उसके इशारे को समझती पास पड़ी कुर्सी को खींचते हुए उस पर बैठ गई। कुछ देर मजीद दुआ मांगने के बाद वो दोनों हाथ चेहरे पर फेरती हुई उठ खड़ी हुई थी। जाए नमाज समेट कर एक जानिब रख दिया और फिर कुर्सी पर बैठी इसबा की तरफ देखा जो उसे ही देख रही थी। जी? उसने आबरू उचकाते हुए एक नज़र जाए नमाज पर डाली और फिर बोली, मैं नवाफिल अदा कर रही थी। रुतबा ने धीमे लहजे में कहा। क्या? इसबा का मुंह हैरत के मारे खुला रह गया। इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? रुतबा अपने चेहरे के गिर्द लपेटा दुपट्टा खोलते हुए बोली, हैरान तो होंगी ही जब 5 वक्ती नमाज पूरी ना पढ़ने वाले नवाफिल पढ़ने लगे। इसबा कुर्सी से उठती हुई इसके पास आई। तुम उस पर तंज कर रही हो? रुतबा ने नाराज़गी से पूछा। हाँ बिल्कुल। इसबा भी डटी रही। अच्छा छोड़ो इस बात को, ये बताओ आबरू और हरम आ गई? रुतबा ने दुपट्टा खोलकर एक तरफ रखा और अपने बालों में लगा क्लिप खोलकर बालों में ब्रश फेरने लगी थी। क्यों छोड़ दूँ? बताओ तो सही, क्या मामला है? इसबा तफ्तीशी अंदाज में पूछते हुए उसके सामने आ गई थी। रुतबा खामोशी से अपने बाल संवारती रही। इसबा उसके पास खड़ी अपने दुपट्टे पर लगे मोतियों को छेड़ने लगी थी। कहीं तुम्हारा रिजल्ट तो नहीं आ रहा? मोतियों को छेड़ते इसबा के दिमाग में एकदम ख्याल आया जिस पर रुतबा ने पहले मुड़कर उसके देखा था, फिर अस्पात में सर हिला दिया। अब मैं समझी। इसबा तमानियत भरे अंदाज में कहती हुई दोबारा कुर्सी पर जा बैठी थी। तुमने जवाब नहीं दिया। हरम और आबरू आ गई वापस? रुतबा ने बात का मौजू बदलने की कोशिश की। नहीं, अभी नहीं आई। इसबा उसको जवाब देते हुए किसी सोच में गुम थी। क्या सोच रही हो? रुतबा ने अपने बालों को पौनी में बनाते हुए पूछा था। यही कि अगर तुम फेल हो गई तो? इसबा चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट सजाए बोली। उसकी बात पर रुतबा झटका खाते हुए उसकी जाने मुड़ी। तौबा अस्तगफार, तुम्हें शर्म नहीं आई ये बात कहते हुए? वो खफगी से उसे देखते हुए कहने लगी थी। सच बोलने में कैसी शर्म? इसबा दांतों की नुमाइश करते हुए बोली। अगर इंसान का मुंह अच्छा ना हो तो कम से कम वो बातें तो अच्छी कर लें। रुतबा ने भी अपनी ज़बान के जोहर दिखाए थे। आपी, इसबा आपी। इससे पहले कि वो रुतबा को उसकी बात का कोई जवाब देती, हरम भागती हुई उससे लिपट गई थी। अरे अरे, क्या हुआ? वो उसके एकदम गले लग जाने पर हैरान व परेशान होती हुई बोली। मैं फर्स्ट आई हूँ आपी। हरम ने उससे अलग होते हुए बोली। इसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। अरे वाह, शाबाश मेरी गुड्डी। वो उसे दोबारा अपने गले लगाते हुए बोली। तुम भी देखो और कुछ सीखो। इस पर रुतबा को मुखातिब करते हुए बोली, जिस पर रुतबा ने उसको देखते हुए आंखें घुमाई कि उसकी नज़र घड़ी पर पड़ी थी जिस पर 11 बज चुके थे।
वो एकदम भागती हुई दूसरे कमरे में चली गई थी। इसे क्या हुआ? उसे इस तरह भागते हुए देखकर कमरे में दाखिल होती आबरू ने इसबा से पूछा था। लगता है रिजल्ट आ गया है इसका, इसबा हरम के बाल संवारते हुए बोली। ओह अच्छा, अम्मी कहाँ हैं? आबरू ने उनके पास बैठते हुए पूछा। सामने वाली खालदा आंटी के घर गई हैं। सही? आबरू ने समझने के अंदाज में सर हिलाया। आपको पता है, मेरी मिस कह रही थी कि मैं उनकी फेवरेट स्टूडेंट हूँ। हरम मुस्कुराते हुए इसबा को अपने टीचर की कही हुई बातें बताने लगी थी। मेरी गुड्डी है ही इतनी अच्छी और प्यारी, इसबा ने उसके फूले हुए गाल खींचते हुए कहा, जबकि पास बैठी आबरू उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी कि उसकी नज़र कमरे में दाखिल हुई रुतबा की जानिब गई थी, जहां बुझा हुआ चेहरा कुछ गलत होने का अंदेशा दे रहा था। क्या हुआ रुतबा? आबरू उठते हुए उसके पास जाने लगी। आबरू के आवाज़ पर इसबा ने भी रुतबा की जानिब देखा। आ गया रिजल्ट? उसे मुसलसल खामोश देखकर आबरू दोबारा बोली। हाँ आ गया, रुतबा सपाट लहजे में बोली। उसका अंदाज देखकर किसी ने मजीद कोई सवाल न किया था। पूछोगे नहीं कैसा आया? उन्हें खामोश देखकर रुतबा बोली। बताना चाहती हो तो बता दो, बाकी तुम्हारी मर्जी। आबरू समझ चुकी थी, इसलिए वापस बेड पर आकर बैठ गई। बताओ ना रुतबा, कैसा रहा? इसबा चेहरे पर फिक्र समय उसके करीब आई। तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हुई, वह इसबा की तरफ देखते हुए कहने लगी थी। क्या मतलब? इसबा ने उसकी बात पर ना समझी से पूछा। मतलब ये कि मैं पास हो गई हूँ, मेरे सारे सब्जेक्ट में A+ ग्रेड आए हैं। वह खुशी के मारे चिल्लाई थी। उसकी बात सुनते ही इसबा ने टेबल पर पड़ी कॉपी उठाकर उसके कमर में दे मारी थी। हाय अल्लाह, जालिम औरत! रुतबा ने अपनी कमर पर हाथ रखकर दुहाई दी थी। ये ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? हाँ, मुंह पर 12 बजाकर ऐसे आई थी जैसे फेल हो गई हो। इसबा खमकी से कहने लगी। हाँ पता है मुझे, तुम्हें अपनी दुआ कबूल न होने का कितना अफसोस है। रुतबा उसे चढ़ाते हुए हरम के करीब आई और जोर से उसके गाल खींचे। आपी! जिस पर वह चिल्ला उठी थी। रुतबा आराम से! आबरू हरम के चिल्लाने पर रुतबा को मुखातिब करते हुए बोली। जोर से नहीं खींचा मैंने, यही बहुत नाजुक है। वो हरम को घूरते हुए बोली थी। याद आया, तुम्हारे 7 वर्षों का भी तो रिजल्ट था ना? रुतबा को एकदम याद आया था। जी उसका भी रिजल्ट था। हरम अपना गाल सहलाते हुए बोली। तो अब क्या होगा उसने तो? रुतबा धप से बेड पर बैठते हुए बोली। वर्षमा फेल हो गई है। जवाब आबरू की तरफ से आया था। ओए ना करो, सच्ची? रुतबा एकदम हरम की जानिब देखते हुए बोली थी, जिस पर हरम ने अस्बात में सर हिलाया। फिर तो ताई के पास डबल मिठाई लेकर जाना बनती है, वो हंसते हुए कह रही थी। रुतबा! इसबा ने रुतबा के पास आते हुए उसको आंखें दिखाई थी, एक हरम के फर्स्ट आने की और एक उसने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ दी थी। रुतबा बाज आ जाओ। आबरू ने उसके सर पर एक चपत रसीद की थी। अच्छा अब मेरा मूड खराब मत करना, बहुत खुश हूँ मैं आज। वह अपने नाखूनों को देखती हुई बोली। चलो मेरे साथ किचन में। इस बार रुतबा को देखती हुई बोली। नहीं आज नहीं, आज मुझे आराम करने दो। रुतबा तकिए पर सर रखती हुई लेट गई थी। क्यों भाई, किस खुशी में? इस बार तुम किचन में चलो, मैं आती हूँ तुम्हारे साथ। इसबा की बात मुकम्मल होने से पहले ही आबरू बोली। उसकी बात पर इसबा ने रुतबा को घूरा, गोया कहना चाहती हो तुम्हें बाद में देख लूँगी, और तुम आज जितना आराम करना चाहती हो कर लो, कल से दोपहर का खाना तुम बनाओगी। आबरू रुतबा को मुखातिब करते हुए बोली। आबरू? रुतबा ने आबरू की बात पर मुंह बनाया, जिसके जवाब में आबरू खामोशी से इसबा के पीछे किचन की तरफ चल पड़ी थी। अब आएगा मज़ा। हरम की आवाज़ पर रुतबा ने उसकी जानिब देखा, जो हंसते हुए उसका मजाक उड़ा रही थी। तुम्हें तो मैं। वह बेड से उठती उसकी जानिब बढ़ने ही लगी थी कि हरम उसे जबान चढ़ाते हुए कमरे से बाहर चली गई थी। जालिम समाज, मेरी खुशी किसी को बर्दाश्त ही नहीं। वह ड्रामाई अंदाज में कहती हुई दोबारा बेड पर गिरने जैसे अंदाज में लेट गई। सुबह का सूरज तुलू हो चुका था। एक नए दिन का आगाज़ हुआ। वह अपने बैग में एक आखिरी चीज़ डालते हुए उसे बंद करती ड्रेसिंग टेबल के सामने आई और अपने आप पर एक आखिरी निगाह डालती पलटी। पाँव को सैंडल्स में कैद करते बैग उठाकर वो दरवाजे की तरफ चल पड़ी थी और एक गहरी सांस लेती उसने दरवाज़ा खोला। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती लाउंज में आई, जहाँ इस वक्त अहमद साहब फ़ोन कॉल पर मसरूफ़ थे। सबरीना पर नज़र पड़ते ही उनके चेहरे पर सुर्खी छाने लगी थी। इतने में किचन से निकलती सकीना बेगम की नज़र भी सबरीना पर पड़ी। वह अपने हाथ में पकड़ी प्लेट टेबल पर रखती सबरीना की जानिब आई थी। सबरीना, ये सब क्या है? वह उसे यूनिवर्सिटी के लिए तैयार हुआ देखकर पूछने लगी थी। इससे पहले कि सबरीना कोई जवाब देती, अहमद साहब जो फ़ोन बंद कर चुके थे उसके करीब आए थे। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई? उनके लहजे में सख्ती थी। सबरीना जवाबन खामोश रही। वो अपने मुंह से अल्फाज अदा करने की हिम्मत जमा कर रही थी। जब मैंने तुम्हें कहा था कि मैं राज़ी हूँ अब्बू। वो तमाम तरह हिम्मत
जमा करती अहमद साहब की बात काटते हुए बोली थी। मैं हुज़ैफा से शादी करने के लिए तैयार हूँ। वो इस वक्त कितनी तकलीफ़ में थी ये सिर्फ वही जानती थी, जबकि अहमद साहब और सकीना बेगम दोनों हैरानी से उसे देख रहे थे। मगर मेरी एक शर्त है। उन दोनों को मुसलसल खामोश देखकर वो दोबारा बोली। कैसी शर्त? सकीना बेगम ने बस रखते ही पूछा। मुझे शादी तक यूनिवर्सिटी जाने की इजाज़त दी जाए। उसने अहमद साहब की जानिब देखते हुए पूछा। माहौल में एकदम खामोशी छा गई। इस खामोशी को अहमद साहब के मोबाइल पर आए मैसेज ट्यून ने तोड़ा था। अम्मी, आप रुकैया बेगम को 12 बजे का टाइम दे दें। मेरी आज एक ही क्लास है, मैं जल्दी घर लौट आऊँगी। सकीना बेगम ने अभी बोलने के लिए लब खोले ही थे कि सबरीना ठहरे हुए अंदाज में बोली। क्या मुझे इजाज़त है? वो अहमद साहब की आंखों में देखते बोली, जहाँ उसे फतेह के बाद शर्मसारी का तासुर दिखाई दे रहा था। जाओ। वो जब बोले तो उनकी आवाज़ में नमी थी जो इस वक्त सबरीना महसूस ना कर सकी थी। खुदा हाफिज़। वो उन दोनों पर एक निगाह डालती हुई बोली और फिर एक एक कदम उठाती हुई लॉन्च की दहलीज पार करती गई। सकीना बेगम उसे तब तक देखती रही थी जब तक वो उनकी नज़रों से ओझल नहीं हो गई थी। उसका बदलता रवैया, बदलते तासुरात उन्हें बहुत परेशान कर रहे थे। उनका दिमाग खतरे की घंटी बजा रहा था। उन्होंने एक नज़र सोफे पर बैठे अहमद साहब पर डाली, जो मुस्कुराते हुए किसी से फ़ोन पर बात में मसरूफ़ थे। उनकी ये मुस्कुराहट बहुत दिनों बाद आज दोबारा वापस आई थी। वो अपनी बात मनवा चुके थे। वो आना और ज़िद की जंग को जीत चुके थे, मगर इस जंग में वो अपनी बेटी हार गए थे। एक गर्म दोपहर के बाद माहौल अब नॉर्मल होने लगा था। ठंडी हवाएं माहौल में मौजूद हिद्दत को जज़ब करती माहौल को खुशगवार बना रही थी। दी ग्रैंड रेस्टोरेंट में इस वक्त खूब गहमा गहमी का समा था। शाम के 5 बजे का वक्त था। शाहजैन लाशारी भी इस वक्त वहाँ मौजूद था। वो इस वक्त सिया रंग के पैंट शर्ट में मौजूद था। सिया रंग उसका पसंदीदा रंग था। बालों को पोनी में कैद कर रखा था, जबकि हाथों में पहने बैंड्स में चंद और बैंड्स का इजाफा हो चुका था। वो टांग पर टांग रखे किसी के इंतज़ार में बैठा हुआ था। उसकी उंगली मोबाइल की स्क्रीन को बेजारी से स्क्रॉल कर रही थी। तुनक कर उसने मोबाइल बंद करते हुए वापसी अपनी पैंट की जेब में डाल दिया था और मुंह में मौजूद च्युइंगम चबाते हुए इधर उधर देखने लगा। नज़रें इधर उधर घुमाते हुए उसकी नज़र अचानक सामने से आते फवाद पर पड़ी थी, जो तेजी से उसी जानिब आ रहा था। उस पर नज़र पड़ते ही उसके होंठ मुस्कुराहट में ढले थे। आए जनाब, आए। फवाद के करीब पहुंचने पर वो अपने कान की लो खुजाता हुआ बोला। एक्सट्रीमली सॉरी यार, लेट हो गया। फवाद अपना मोबाइल और वॉलेट टेबल पर रखता हुआ कुर्सी खींचकर बैठने लगा। नहीं जनाब, कोई मसला नहीं, शाहजैन तंजे लहजे में बोला। सॉरी यार, ट्रैफिक बहुत था। फवाद दोबारा माजरत करता हुआ बोला। अब वो शाहजैन के सामने वाली कुर्सी पर बैठ चुका था। मुझे यहाँ बुलाकर खुद तुम पूरे 10 मिनट लेट आए हो। वो लम्हे भर को रुका था, ये पता होने के बावजूद कि मुझे इंतज़ार करना सख्त नापसंद है। उसके लहजे में कुछ था जो सामने बैठा फवाद एकदम घबरा गया। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, शाहजैन दोबारा बोला। मगर तुम ठहरे अपने जिगरी यार, इसलिए तुम्हें माफ़ किया। जाओ, क्या याद रखोगे? उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी बात पर सामने बैठा फवाद भी मुस्कुराया था। अब बताओ मुझे क्यों बुलाया है? शाहजैन ने उसको मुस्कुराते हुए देखकर दोबारा पूछा। यार ऐसे ही 2 घड़ी मिलकर बैठने को, फवाद कुर्सी से टेक लगाता हुआ बोला था। ये जानने के बावजूद कि शाहजैन लाशारी का वक्त कितना कीमती है। शाहजैन अपनी जेब से मोबाइल निकालने लगा था। अच्छा ना यार, माफ़ कर दे, छोड़ इन सब बातों को। ये बता क्या ऑर्डर करूं? वो सामने पड़े मेन्यू कार्ड को खोलने लगा था। मैं कर चुका हूँ ऑर्डर। शाहजैन अपने मोबाइल पर तेज तेज उंगलियां चलाता हुआ बोला। यार शाहजैन प्लीज़ अपना मूड ठीक कर लें। आइंदा 1 मिनट भी लेट हुआ तो जो सज़ा चाहे तुम देना। फवाद मेन्यू कार्ड वापस अपने टेबल पर रखता हुआ बोला था। इससे पहले कि शाहजैन कुछ बोलता, एक वेटर उनका ऑर्डर लेकर आ गया था। उस वेटर की उम्र तकरीबन 55 के करीब थी। उसने आहिस्ता आहिस्ता सारा ऑर्डर टेबल पर लगाया था। आखिर में फवाद के सामने उसके ड्रिंक का ग्लास रखते हुए अचानक उसका हाथ कांपा कि ड्रिंक के चंद कतरे फवाद के शर्ट पर गिरते उसे दागदार कर गए थे। फवाद फ़ौरन अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। सॉरी सर गलती से हो गया। वेटर फ़ौरन से ही माजरत करता हुआ बोला। वो अपनी जेब से रुमाल निकालता हुआ फवाद के शर्ट को साफ़ करने लगा था। कोई बात नहीं, आप रहने दें, फवाद वेटर का हाथ पकड़ता हुआ बोला। शाहजैन जो ये सारा मंजर खामोशी से देख रहा था अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। मैनेजर को बुलाओ, उसने पास खड़े दूसरे वेटर से कहा था, जो फ़ौरन अस्पात में सर हिलाता हुआ चला गया। शाहजैन की बात सुनते ही वो बूढ़ा वेटर फ़ौरन उसकी जानिब आया। माफ़ कर दे साहब, गलती हो गई। वो उसके सामने हाथ जोड़े माफ़ी मांग रहा था।
शाहजैन वापस कुर्सी पर बैठ गया और टांग पर टांग रखे उस वेटर को माफिया मांगते हुए देखने लगा। कुछ देर बाद मैनेजर भी वहाँ आ गया। उसके चेहरे से आया था कि वो सारे मामले से बाखबर है। सर, मैं इसकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। वो उस वेटर की तरफ इशारा करते हुए शाहजैन के पास आया। शाहजैन उसकी बात सुनता हुआ अपनी जगह से खड़ा हुआ। मिस्टर वलीद, आइंदा मुझे ये वेटर इस रेस्टोरेंट में नज़र न आए। उसने एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर अदा किया। बट सर, मिस्टर वलीद, मुझे अपनी बात दोहराना पसंद नहीं। इससे पहले कि मैनेजर कुछ बोलता, शाहजैन उसकी बात काटता हुआ बोला। मगर सर, ये बहुत ज़रूरतमंद है। मैनेजर ने दोबारा शाहजैन को मुखातिब किया। ये मेरा मसला नहीं, इसे कहो जब ये दूसरों को सर्व करना सीख जाए तो कहीं और जाकर नौकरी ढूंढे। शाहजैन तनफ्फुर से कहता हुआ टेबल पर पड़ा अपना वॉलेट उठाने लगा। शाहजैन यार, फवाद शाहजैन के करीब आया। यार, छोटी सी बात पर उसको नौकरी से मत निकाल। वो शाहजैन को समझाने लगा। मैंने तुमसे मशवरा नहीं मांगा। शाहजैन की बात पर फवाद मजीद कुछ बोलने के बजाय पीछे हो गया। जी वलीद साहब, आ गई मेरी बात आपको समझ। अगर ये शख्स मुझे आइंदा यहाँ दिखाई दिया तो नताइज के जिम्मेदार आप खुद होंगे। शाहजैन ये कहता हुआ आगे बढ़ने लगा कि वो वेटर उसके सामने आ गया। साहब, ऐसा ना करें साहब, मैं बहुत गरीब हूँ साहब, मेरा घर। इससे पहले कि उसकी बात मुकम्मल होती, शाहजैन उसे धक्का देता हुआ अपने सामने से हटाकर बाहर की जानिब चल पड़ा। पीछे खड़ा फवाद भी एक रहम भरी नज़र उस वेटर पर डालता हुआ बाहर चला गया। वो वेटर भागता हुआ मैनेजर के पास आया। सर प्लीज़, मुझे नौकरी से मत निकालना सर, प्लीज़। वो गिड़गिड़ाता हुआ मिन्नतें कर रहा था, जबकि मैनेजर समेत बाकी सारा अमला बेबस खड़ा था। सबको मालूम था कि शाहजैन लाशारी की बात से इनकार का एक ही मतलब है, अपनी बर्बादी को आवाज़ देना। सबको मालूम था कि वो 2 दिन के अंदर अंदर ये रेस्टोरेंट बंद करवा सकता है, क्योंकि वो इस शहर की सबसे बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री लाशारी टेक्सटाइल्स के मालिक फैयाज लाशारी का बड़ा बेटा था। वाह इसबा वाह, आज तो दिल खुश कर दिया। रुतबा टेबल पर मौजूद बिरयानी की डिश देखते हुए कुर्सी पर बैठने लगी थी। उसकी इस बात पर सामने बैठी इसबा और आबरू ने मुस्कुराते हुए नज़रों से एक दूसरे को देखा। जल्दी आ जाए अम्मी, बहुत भूख लगी है। रुतबा सालिया बेगम को आवाज़ देने लगी। कुछ देर बाद सालिया बेगम सफ़ेद रंग की चादर ओढ़े उनके पास आ गई। वो सब इस वक्त ज़मीन पर दस्तरखान बिछाते हुए खाना खाने बैठी थी। जल्दी शुरू करें, खाने को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाते। रुतबा जल्दी से बोलती हुई सालिया बेगम के प्लेट में बिरयानी निकालने लगी। सालिया बेगम को बिरयानी देकर उसने जल्दी जल्दी अपनी प्लेट भरी और बेसब्र अंदाज में जल्दी जल्दी चम्मच भरकर मुंह में डाल लिया। आराम से खाओ रुतबा। सालिया बेगम उसका लदीदापन देखकर बोली थी। वाह वाह, क्या जायका है इसका, कमाल। सालिया बेगम की बात को अनसुना करते हैं वो आंखें बंद किए मुकम्मल तौर पर जायके को महसूस करते हुए बोली। ये मैंने नहीं, आबरू ने बनाई है। इस बार हरम को बिरयानी डालकर देते हुए बोली। सच्ची? रुतबा को यकीन न आया। हाँ भाई हाँ, सच्ची आबरू ने बनाई है। इस बार बिरयानी की ट्रे आबरू की तरफ करते हुए बोली। अरे हाँ, मैं भी कितनी बेवकूफ़ हूँ, भला तुम्हारे हाथ में इतना जायका कहाँ से आ सकता है। रुतबा इस बार को मुखातिब करते हुए बोली। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? इस बार रुतबा की तरफ देखते हुए बोली। तुम काफ़ी समझदार हो, खुद समझ लो, मुझे सुकून से खाना खाने दो। वो बिरयानी से मुकम्मल इंसाफ करते हुए बोली। इसे छोड़ो इसबा, तुम आराम से खाना खाओ। आबरू ट्रे इसबा के आगे करते हुए बोली। आबरू, तुम्हारे हाथों में इतना जायका था तो हम पर इतना जुल्म क्यों होने दिया? रुतबा बिरयानी का निवाला हलक में उतारते हुए बोली। हमें रोज़ इसबा के हाथ का बेजायका खाना खाना पड़ता था। वो अपनी प्लेट खाली हो जाने पर दोबारा प्लेट भरने लगी। ठीक है, मेरे हाथ का खाना बेजायका है ना, अपने अल्फाज पर कायम रहना अब। इस पर रुतबा को देखते हुए खफकी से बोली। आबरू तो यूनिवर्सिटी होती है, घर पर तो मैं ही होती हूँ ना, आना ज़रा मेरे पास आइंदा कोई फरमाइश लेकर। इस पर गिलास में पानी उंडेलते हुए बोली। जब वो वक्त आएगा तो देखी जाएगी। रुतबा को सिर्फ अपने सामने पड़ी बिरयानी ही से गर्ज था। सालिया बेगम उनकी नोकझोंक पर मुस्कुरा रही थी। आज इतने दिनों बाद उन सबके चेहरों पर वही पुरानी मुस्कान थी। जलाल ताया और साइमा ताई से उनकी आखिरी तल्ख कलामी कब्रिस्तान वाले मौजू पर हुई थी। उसके बाद उन्होंने आबरू से इस मौजू पर दोबारा बात ना की थी, क्योंकि वो जानती थी कि इस मौजू पर आबरू उनकी एक नहीं सुनेगी, क्योंकि मामला हयात साहब का था। उन सबको हंसते मुस्कुराता देखकर सालिया बेगम ने दिल ही दिल में उनकी दायमी खुशियों की दुआ मांगी थी, मगर हर दुआ कहाँ कबूल होती है। जी, तो यहाँ होता है ये एपिसोड कंप्लीट। और एपिसोड की बात करें तो वो जो फर्स्ट एपिसोड में दिखाई थी स्टार्टिंग में लड़की, वो सबरीना ही थी और उसका एक बेटा है। तो शायद फैज़ी ने उसे धोखा दिया है, तभी उसकी ये हालत हो रही है। और एक बात और, शाहजैन का फ्रेंड फवाद,
फवाद का अगर निकनेम होगा तो फैज़ी होगा, तो शायद ये दोनों एक ही हों। और शाहजैन के मोम से जो रेस्टोरेंट में एक आदमी मिलने आया था, उसके हाथ पे भी जलेबे का निशान था। और इस एपिसोड के स्टार्ट में भी एक आदमी दिखाया था कब्रिस्तान में, उसके हाथ पर भी जलेबे का निशान है। तो शायद ये दोनों एक हैं, लेकिन कौन है यह भी क्लियर नहीं किया है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। और अभी काफ़ी कैरेक्टर्स हैं जिनकी एंट्री नहीं हुई है। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना और दुआ में याद रखना।